गुड इवनिंग। और स्टूडेंट अभी कनेक्ट हो रहे हैं, सभी लोग कनेक्ट हो जाएं, फिर शुरू करें। ऑडियो वीडियो एक बार आप बताएं, सब ठीक आ रहा है सभी को? ऑडियो वीडियो सभी को ठीक आ रहा है? ओके। तो सेफ्टी में फायर सेफ्टी हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा डिस्कशन होगा बेसिकली 3 तरह की चीज़ें जो इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। ज़्यादातर जगह इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इंजीनियरिंग वर्क जहाँ पर होता है उनका इस्तेमाल देखा जाता है। जैसे कि एक हमारे पास इक्विपमेंट है MEWP, एक होती है स्टेप लैडर। स्टेप लैडर आपका टॉपिक क्या है? इंजीनियरिंग सर्विसेज में है इंजीनियरिंग सेफ्टी, और यूपीपीएससी एई में टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो इंजीनियरिंग सेफ्टी की बात करें या हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात करें, वहां पर ये जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल तो बहुत देखा जाता है। MEWP अभी बताता हूं मैं क्या चीज है। स्टेप लैडर सीढ़ी का इस्तेमाल। और एक हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के क्रेन। कंस्ट्रक्शन में अलग तरह की क्रेन इस्तेमाल होती है, सी वगैरह में वेट जहां उठाना अलग तरह की क्रेन वहां यूज होती है। तो फिर हम अगला पढ़ेंगे क्रेन्स के बारे में। तो ये 3 टॉपिक हमारा आज का डिस्कशन होगा, MEWP, स्टेप लैडर एंड क्रेन्स। PDF ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया भी है बनाकर। आज हमारा डिस्कशन इन पर होगा। सबसे पहले हम MEW की चर्चा करें। MEWP मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स, इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल एलिवेटिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म्स या वर्क प्लेटफॉर्म्स कह लो, वर्क प्लेटफॉर्म्स। MEWP मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स। इंजीनियरिंग सर्विसेज में तीनों पर क्वेश्चन आया भी हुआ है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का भी पार्ट है, इंजीनियरिंग सेफ्टी का पार्ट भी है। तो मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म MEWP का मतलब ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पर MEWP आपने रियल लाइफ में भी देखे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइट पर जब वर्क करना हो, ऊंचाई पर कभी कोई काम करना हो, तो आपने देखा होगा एक व्हीकल सा होगा, उसमें से ऐसे एक नेक बना होगा, गला होगा, और ऊपर एक बास्केट सी बनी होगी। उस बास्केट के अंदर बैठकर कोई पर्सन स्ट्रीट लाइट ठीक कर रहा है, या कहीं इंडस्ट्री फैक्ट्री में हाइट पर कोई रिपेयरिंग कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, उसको MEWP बोलते हैं। MEWP कई टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के। ज्यादातर हाइट वगैरह पे जब वर्क करना होता है MEWP का यूज किया जाता है। इसका मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म कहा जाता है, MEWP। तो पहला टॉपिक हमारा यही होगा, MEWP मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म। स्टेप लैडर हम इसके बाद देखेंगे। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म तो डे टू डे लाइफ में सभी ने देखा है, इस तरह का दिखता है। ये MEWP कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये सब MEWP हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। सभी में आप देख रहे हैं कोई व्हीकल है, ऊपर नेक बना हुआ है इसका गला, और यहाँ एक बास्केट सी होगी जहां पर्सन बैठकर वर्क करेगा। MEWP इसको कहा जाता है। सभी ने देखा है ये जो मशीन है सभी ने देखी होगी। तो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, इंजीनियरिंग वर्क, ये तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, मल्टीपर्पज यूज है। ये अलग अलग प्रकार के MEWP इसमें बने हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि MEWP है क्या, यूज क्या है, और इससे रिलेटेड सेफ्टी क्या होनी चाहिए।
मेन तो हमारा टॉपिक यही है ना कि जो वर्कर वगैरह इस वर्क में इन्वॉल्व हैं, जो इस काम को कर रहे हैं, सेफ्टी क्या होनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ओशा जो वर्ड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ असेसमेंट, उसके लिए नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के अंतर्गत भी ये जो वर्कर होंगे जो क्रेन पर काम कर रहे हैं, स्टेप लैडर पे काम कर रहे हैं या MEWP के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी नॉर्म्स बने होंगे। तो कई तरह के स्टैंडर्ड है। जैसे आप कुछ थ्योरी रटो या मत रटो, आप मुझे सिंपली एक बात बताओ, ये पर्सन, ये जो बॉक्स, ये जो बास्केट बनी हुई है, यहाँ पर इसके कंट्रोल्स भी होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कंट्रोल्स वगैरह भी इसको दिए जाते हैं कि ये उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। अब मुझे बताओ, सबसे बड़ा एक चैलेंज तो इसके सामने ये है कि जब ये हाइट पे काम कर रहा है और मान लो यहाँ पे कोई रूफ है, यहाँ कोई रूफ या यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जहां पे रिपेयरिंग या कुछ काम कर रहा है, अगर इस बास्केट के बीच में और जहां पर ये वर्क कर रहा है, अगर उसके बीच में ट्रैप हो जाए, डेथ भी हो सकती है, बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है। तो जहां पर ये बास्केट है और जहां पर ये वर्क कर रहा है, मान लो कोई इलेक्ट्रिकल चीज पे काम कर रहा हो, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब करंट वगैरह लग सकता है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड भी हो सकते हैं, ओवरहेड कोई वायर जा रही हो, वो भी एक रिस्क हो सकता है। ठीक है, नीचे अगर कोई पर्सन खड़ा है और ये कुछ काम कर रहा है, मान लो कोई टूल लेकर कोई वर्क कर रहा है, कोई रिंच वगैरह लेकर कुछ कस रहा है मान लो, और नीचे कोई पर्सन खड़ा है, वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा, जिस एरिया में ये काम कर रहा है, मान लो रोड पर ये स्ट्रीट लाइट रिपेयर कर रहा है, तो अगर आसपास हमने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ नहीं किया, इस एरिया को हमने आइसोलेट नहीं किया, और आसपास कोई गाड़ी जा रही है, कोई पैदल यात्री जा रहा है, पेडेस्ट्रियन, तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। या कोई गाड़ी इसको टक्कर मार दे तो ये पलट सकता है, या ये खुद से भी अगर प्रॉपर बैलेंस इसका नहीं बना है, आपने इसको ओवरलोड कर दिया है। कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रेन आप इस्तेमाल कर रहे हो, MEWP आप इस्तेमाल कर रहे हो, या आप स्टेप लैडर यूज कर रहे हो, कोई भी टूल आप यूज कर रहे हैं, क्या उसमें लोड कैरी करने की एक अपर लिमिट डिफाइंड होनी चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए कितना मैक्सिमम लोड ये बियर कर सकता है। एक वर्ड आता है SWL, कई बार ये शॉर्ट में लिख दिया जाता है, चाहे स्टेप लैडर हो, चाहे MEWP हो, चाहे क्रेन हो। SWL का मतलब ही है सेफ वर्कलोड। कहीं भी ये वर्ड यूज हो जाए, इसका मतलब है सेफ वर्कलोड, कि वो जो मशीन बनी है वो कितनी अपर कैपेसिटी है उसकी लोड कैरी करने की। जो टूल आप लेकर चल रहे हैं, जितने इक्विपमेंट लेकर चल रहे हैं, कहीं कोई चीज हाइट पर रिप्लेस करनी है, वो चीज भी लेकर चल रहे हैं। स्ट्रीट लाइट रिप्लेस करनी है तो लाइट कंपोनेंट भी लेकर जा रहे हैं, रिंच वगैरह भी लेकर जा रहे हैं, खुद का भी वेट है, सारा ऐड करके जो वेट है उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट से वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब इंडिया में खासकर इन्हीं चीजों पर तो ध्यान नहीं दिया जाता। जो अपने यहाँ एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, कई बार जांच में क्या पता लगता है, ओवरलोडिंग का इशू है। एक मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, इंडस्ट्री फैक्ट्री से ट्रक निकलते हैं गुड्स लेकर, बहुत बार आप देखते हैं ट्रक जो है पलट गया। अभी कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट देखा कि ट्रक जो है वॉल्वो गाड़ी के ऊपर ऐसे उल्टा हो गया, वॉल्वो वाले की जान चली गई। तो जो ट्रक, टैंकर, इस तरह की चीजें देख रही हैं, मैक्सिमम टाइम इसमें क्या निकल के आता है, ओवरलोडिंग था। और इंडिया में 500 रुपए ट्रैफिक में खिला के निकल जाते हैं लोग। यूरोप, अमेरिका वगैरह में ये सब चीजें बड़ी ध्यान दी जाती हैं कि जो इग्नोरेंस है वो एक बड़ा एक्सीडेंट का रूप ले सकता है। इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस एक बड़ा कारण है आगे जाके एक्सीडेंट या कोई मिसहैपनिंग होने का। दो शब्द यहाँ पर, इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस, ये एक बड़ा कारण है आगे जाकर कोई बड़ा रिस्क, बड़ा एक्सीडेंट वगैरह होने के लिए। एक शब्द है इग्नोरेंस, कि किसी चीज को ध्यान ना देना, रूल बने हुए हैं पर इग्नोर कर रहे हैं, ओवरलोड करते जा रहे हैं, रूल्स वगैरह हैं उनको नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, और जानबूझ के अवॉइड करना चीजों को, ये एक बड़ा कारण है सेफ्टी के लिए चैलेंज जो है। आप रूल बनाइए, स्टैंडर्ड बनाइए, वो तो इंपॉर्टेंट बात है, आपने रूल बना दिए, स्टैंडर्ड बना दिए, पर अल्टीमेटली उसको फॉलो तो कोई ह्यूमन करेगा। अब वो ह्यूमन अगर सेफ्टी को लेके कंसर्न पर्सन है, रूल को प्रॉपरली फॉलो करेगा, तो एक्सीडेंट वगैरह की संभावना कम हो जाएगी। पर अगर हर चीज कहेगा चलो चलता है और 20 किलो वो लोड डाल दो, ये भी चलता है, सब चलता है, तो जब मिसहैपनिंग होती है तब पता चलता है। क्लियर है?
तो पॉइंट क्या है, रूल सेफ्टी स्टैंडर्ड सब बने हैं, पर एक इंपॉर्टेंट बात है ह्यूमन का खुद का समझ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर, उसका खुद का अवेयरनेस कितना है या वो खुद कितना कंसर्न्ड है। इंडिया में रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, आए दिन आप सुनते हो, उसका एक बहुत बड़ा कारण है नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, रूल्स को फॉलो ना करना, नियम को वायलेट करना, क्योंकि जब तक घटना घटती नहीं है तब तक लगता है किसी दूसरे के यहाँ हुई है। घटनाएं आए दिन जो न्यूज में आती रहती हैं, लोगों को लगता है कि ये सब दूसरे के यहाँ होता है, जब तक वो खुद पे नहीं घट जाती, अपने यहाँ नहीं घट जाती। तो सेफ्टी के, देखो सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे क्वेश्चन मैंने कराया पिछली क्लास में कि रूल रेगुलेशन बने हैं और ह्यूमन इंजीनियरिंग अप्रोच सेफ्टी से रिलेटेड, सुपरवाइजर जैसा चाहे वर्कर बिहेव करे तो सेफ्टी फुलफिल होगा, या वर्कर का खुद का नेचुरल रिस्पॉन्स कैसा है तो फुलफिल होगा। ह्यूमन का नेचुरल रिस्पॉन्स कैसा है सेफ्टी को लेकर, ये इंपॉर्टेंट बात है, उसका अपना खुद का नेचर कितना कंसर्न है वो सेफ्टी को लेकर। ठीक, तो ये अलग अलग प्रकार के MEWP हैं। कभी भी SWL शब्द आए, चाहे क्रेन के केस में, चाहे स्टेप लैडर के केस में, चाहे MEW के केस में, SWL का मतलब होगा सेफ वर्क लोड। तो ओवरलोडिंग तो नहीं कर सकते ना कहीं पर भी, पता लगा आपने बहुत लोड डाल दिया, वो जो मशीन है वही ब्रेक कर गई, या पलटने का खतरा। अब ये अलग अलग तरह के MEWP, अगर एक ही MEWP सारे तरह के काम कर लेता तो हम क्यों इतने अलग अलग तरह की MEWP बनाते? कुछ की तो कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहली बात, जैसा वर्क वैसी मशीन उसको मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज की बात है। जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है कंपनी का, या जहां इंडस्ट्री फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, सबसे पहले जिस तरह का वर्क है उस तरह का उसको मशीन मिलना चाहिए। पहली नीड तो ये है। काम कुछ और है, अब आप उसको 50 फीट हाइट पे काम करवा रहे हो और कह रहे हो लकड़ी वाली जो स्टेयर है उसको बांध बांध के काम चला लो, प्रॉपर आप उसको स्टेयर भी नहीं दे रहे हो और हाइट पे पेंटिंग का काम चल रहा है। तो जैसा काम है उस तरह का इंस्ट्रूमेंट, टूल, जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पहले मिलना चाहिए। पहली नीड तो यही हो गई। तो अलग अलग प्रकार की मशीनें, क्रेन भी बहुत तरह की हैं, स्टेप लैडर भी बहुत तरह के हैं, MEW भी बहुत तरह के हैं। अलग अलग प्रकार के जो मशीन्स का रिक्वायरमेंट, जैसी नीड वैसा काम, वैसी मशीन उसको मिलनी चाहिए। और जब भी कोई मशीन यूज करने जाए, जैसे मान लो आप वर्कर हैं और आप कोई मशीन को आज यूज करने जा रहे हैं, तो क्या सबसे पहला काम, जैसा काम है वैसी मशीन होनी चाहिए? सुनते जाओ, अभी लिखो मत, वो तो नोट्स में लिख दिया है मैंने। जैसे नेचर ऑफ वर्क है उस प्रकार का मशीन आपको मिलना चाहिए। तो कभी भी बात एप्लीकेबल है, जिस तरह का वर्क होना है उस तरह के इक्विपमेंट आपको मिलने चाहिए। करेक्ट? जो इक्विपमेंट आपको दिया जा रहा है, क्या उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए? क्या एक चेक हो जाना चाहिए कि वो पूरी तरीके से ठीक है यूज करने के लिए? अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ आप स्टेक पे लगा रहे हो, ह्यूमन लाइफ स्टेक, कोई ह्यूमन उस मशीन पे काम करने जाएगा तो क्या कोई ऑडिट इंस्पेक्शन होने चाहिए? जैसी मशीन है उसके अकॉर्डिंग वीकली होता हो, मंथली होता हो, ईयरली होता हो, वो होना चाहिए। जब वो वर्कर वर्क कर रहा है, रूल रेगुलेशन जो बने हैं, हर रूल रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए कि यहां पर अगर क्रेन का कोई वर्क हो रहा है, आसपास एरिया खाली होना चाहिए। जहां वेट उठाया जा रहा है उसके ठीक नीचे कोई ना हो, आसपास गाड़ियां क्रॉस ना कर रही हो, जितनी वर्क लोड की लिमिट है उतना ही लोड कैरी किया जा रहा हो, ये सारी रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। और जब वर्क डन हो जाए, वर्क कंप्लीट हो जाए, तो क्लोजिंग के क्या क्या प्रोसेस है वो सारे भी फॉलो किए जाएं। जैसे आपने देखा होगा, ये सब मशीनें जब इस्तेमाल की जाती हैं तो अब व्हील लगे हुए हैं, अब पर्सन कोई वर्क कर रहा है और नीचे वो गाड़ी अगर थोड़ी मूव कर जाए, पलटने का खतरा हो जाएगा, तो उसमें आप देखोगे उसके अंदर आउटरिगर लगे होते हैं या स्प्रेडर प्लेट लगी होती है, उसको उठा देते हैं, ऐसे जाम कर देते हैं, जैक टाइप का लगाते हैं। एक जैक टाइप का टूल होता है, उसमें लगा देते हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता, एक ही जगह स्टैंड स्टिल, स्टिफ सिचुएशन में आ जाता है, ताकि सेफ तरीके से वो वर्क कर सके। जहां पर काम होना है वहां पर बिल्कुल फ्लैट उसको जैक टाइप का एक टूल होता है, आउटरिगर बोलते हैं, उससे जाम कर देते हैं। ठीक है, MEWP के केस में भी, क्रेन के केस में भी किया जाता है। उसके अलावा जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस जगह पर आप इस वर्क को कर रहे हैं, कोई मैनहोल ना हो अगल बगल में, कोई पॉट होल ना हो, गड्ढा वड्ढा ना हो, फ्लैट जमीन पर आप काम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है उबड़ खाबड़ जगह पे आप काम कर रहे हैं, पूरा खतरा है पलट जाने का। और इन मशीनों में बहुत बड़ा एक ह्यूमन रिस्क है, डेथ होने के चांस है, इतनी हाइट से कोई पर्सन गिरेगा, नीचे कहीं कुछ पड़ा होगा, कहीं चोट सर में लग गई तो बचेगा नहीं। और साथ में वर्कर के लिए जरूरी है जब वो मशीनों पर काम करे, अलग अलग तरह की मशीन पे काम करने के लिए अलग अलग तरह के उसके पास
पीपीई होते हैं, पीपीई। पीपीई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होते हैं पीपीई? रटना कुछ नहीं है। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर कोरोना पेशेंट को देखने जा रहा है। कोरोना एक बहुत इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा कि जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, वो खुद इन्फेक्टेड हो सकता है। तो कोरोना के समय आपने देखा कि डॉक्टर पूरा हेयर से लेके टो तक पूरा कवर्ड, पैर की नाखून तक भी पूरा बॉडी कवर्ड, ऊपर हेलमेट लगाया है, ग्लास लगाया हुआ है, मतलब कोई भी बॉडी कांटेक्ट में ना आ पाए, इन्फेक्शन किसी तरह से बॉडी में ना जा पाए। तो ये तो मेडिकल पीपीई हो गया। जितने टूल्स वो इस्तेमाल कर रहा था अपनी सेफ्टी के लिए, वो मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो पीपीई हो गए। वर्ड भी यूज कर रहे थे कि डॉक्टरों को पीपीई कम पड़ रहे हैं, पीपीई की कमी हो गई है। तो वो जितनी चीजें यूज कर रहा है, वो ऊपर एक कोट पहन रहा है प्लास्टिक का, या वो हेलमेट पहन रहा है, या ग्लास लगा रहा है, जितनी चीजें वो यूज कर रहा है प्रोटेक्शन के लिए, वो सारा पीपीई का पार्ट है। कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही थी और हम उस एरिया में कोई फ्लैट देखने गए, तो जो ब्रोकर उसने कहा सर मैं दिखा लाता हूँ, 7वीं 8वीं फ्लोर तक बन गया, मैं दिखा लाता हूँ आपको। तो जब हम इंटर कर रहे थे, गार्ड ने कहा नहीं नहीं सर अभी इंटर नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मशीन वहां पे लोहा वगैरह काटा जा रहा है, शोर बहुत है, ऊपर हाइट पे काम हो रहा है, ब्रेक गिर सकती है। तो उसने कुछ चीजें हमको दी। उसने एक जैकेट सा दे दिया, उस पर रेडियम का साइन मान लो बना हुआ है, वर्कर जो काम कर रहे हैं। एक हेलमेट दे दिया, पहले तो स्कल को बचाने के लिए एक हेलमेट दे दिया, कुछ ग्लव्स दे दिए, शूज दे दिए रबड़ वाले कि फिसले विसले नहीं। और शोर बहुत हो रहा था, मेटल वगैरह कट हो रहा था, लोहा हुआ काटा जा रहा था, तो ईयर प्लग दे दिया उसने। ये जितनी चीजें उसने मुझे सेफ्टी के लिए वहां पर दी, ये क्या है? ये भी पीपीई है। या जो वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं, जो चीजें वो रबड़ के बूट्स, हेलमेट, जो चीजें वो यूज कर रहे, ग्लास, वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन वर्क रिलेटेड पीपीई है। मतलब पीपीई एक जनरल वर्ड है, अलग अलग एरिया में इसका मीनिंग अलग अलग है। कहीं पीपीई में वेल्डिंग का काम हो रहा है, आपको ग्लास दिया जाएगा। कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, हेलमेट देंगे और आपको बूट्स देंगे, ईयर प्लग देंगे शोर हो रहा है तो। मेडिकल पीपीई की बात करें, वहां पीपीई किट अलग है। तो पीपीई अलग अलग एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपीई यूज होते हैं। कहीं मेटल वगैरह हाई टेम्परेचर पे काम हो रहा है, तो आपको ऐसे ग्लव्स दिए जाएंगे जो आपके हाथों को से सुरक्षित रखें, जले नहीं। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्रकार की पीपीई इस्तेमाल होती है। पीपीई शब्द का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो पीडीएफ में सारी चीजें आपको बस रीड करनी होंगी, समझा मैं सारा पहले दे रहा हूं ये। तो अभी हमने एक चीज समझी, MEWP के बारे में कुछ चर्चा की। अब जरा हम उसके बारे में देखें, पहले एक एक टॉपिक कवर करते चलें। सबसे पहले हमने MEWP की बात की। पहला टॉपिक है MEWP। ये मशीन हमने दिखाई। MEWP इस तरह की मशीन है, पहले समझ लो। ऊपर ऐसे बास्केट होगा, इसमें बैठ के वर्कर काम कर रहा है। ये इसका नेक है और ये कोई व्हीकल सा बना हुआ है। मोबाइल, मोबाइल वर्ड का मतलब ही क्या है? एक से दूसरी जगह आप ले जा सको। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म, मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म। एक तो क्वेश्चन हो गया इसका फुल फॉर्म, मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म। SWL वर्ड कहीं भी आए, मैंने बताया इसका मतलब सेफ वर्क लोड, सेफ वर्क लोड। अब सबसे पहले हमने MEWP का डेफिनेशन बताया। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म एक मशीन या डिवाइस है जिसका काम होता है इंटेंडेड फॉर मूविंग पर्सन। आपको टूल कहीं से कहीं ले जाना है, पर्सन ले जाना है, मटेरियल ले जाना है, कहीं हाइट वगैरह पे काम करने के लिए आपको चीजें पहुंचानी है, तो ये एक मशीन है। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म ये एक मशीन है जो पर्सन, टूल, मटेरियल, इन सब चीजों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। ज्यादातर हाइट पे जब हमको वर्क करना है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म, इट इज अ मशीन और डिवाइस इंटेंडेड फॉर मूविंग पर्सन, टूल एंड मटेरियल टू वर्किंग पोजीशन। जहां पर भी काम चल रहा है, इन चीजों को एक से दूसरी जगह पहुंचाएगा। कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट, एक वर्क प्लेटफॉर्म बना होगा विद कंट्रोल्स। इसमें एक वर्क प्लेटफॉर्म होगा विद कंट्रोल्स,
एक्सटेंडिंग स्ट्रक्चर होगा, चेसिस होगी, जो कि हाइट पे वर्क करने में हमको मदद करेगा। MEWP बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है बूम टाइप, बूम, और एक होता है वर्टिकल MEWP। दो प्रकार के हैं, बूम और वर्टिकल। बूम वाला ही चेरी पिकर बोल देते हैं, वर्टिकल वाले सीजर लिफ्ट बोल देते हैं। तो MEWP बहुत प्रकार के हैं, अलग अलग डिजाइन होते हैं इसके। दो बेसिक टाइप बांटे गए हैं, एक है बूम और एक है वर्टिकल। बूम और वर्टिकल, इन दोनों में ही दो प्रकार के MEWP होते हैं। जरूरी नहीं है कि सब में ऐसे पहिए लगाए हों, छोटे स्केल पर भी MEWP बनते हैं। तो बूम और वर्टिकल में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है मोबाइल। स्टैटिक भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक टाइप, मोबाइल टाइप। तो ये जानने की जरूरत नहीं है, बस खाली हमें MEWP फुल फॉर्म पता हो, क्या पर्पस है और इसकी सेफ्टी क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं। तो MEWP बेसिकली दो तरह का होता है, एक बूम टाइप, एक वर्टिकल टाइप। यहाँ इमेज में दिखा रखा है मैंने बूम टाइप या स्टैटिक वाले क्या मतलब है वर्टिकल का। बूम या वर्टिकल की इमेज यहाँ दिखा रखी है हमने। तो बूम टाइप और वर्टिकल टाइप दोनों के दो दो पार्ट टाइप हैं। बूम वाले का स्टैटिक मोबाइल, वर्टिकल वाले में भी स्टैटिक मोबाइल। ये इमेजेस में हमने अलग तरह के MEWP दिखाए हुए हैं, बूम और वर्टिकल क्या मतलब है। तो बूम में भी दो तरह से बांटा गया है, स्टैटिक मोबाइल। वर्टिकल वाले में भी दो तरह से बांटा गया है, स्टैटिक मोबाइल। मतलब दोनों के दो दो टाइप हैं, बूम के दो टाइप हैं, वर्टिकल वाले के दो टाइप हैं। सबसे मेन जो डेंजर MEWP में क्या है, इसका जो ऑपरेशन है, इस व्हीकल के मूव करने से उतना रिस्क नहीं है जितना इसके ऑपरेशन से रिस्क है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट MEWP डेंजर अराइज फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। इसको जब ऑपरेट करेंगे तो इसके जुड़े हुए जो खतरे हैं वो ज्यादा हैं, बजाय कि एक व्हीकल की तरह ये मूव कर रहा है तो उतना रिस्क नहीं है। एक व्हीकल की तरह मूवमेंट करने से ज्यादा, कहीं ज्यादा रिस्क है इसको ऑपरेट करने में। अब समझ में आपको पूरा आ चुका है, समझाने में हार्डली हमें 10 मिनट लगे, पर जब PDF की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं तो लिखने हमें दो चार पॉइंट ज्यादा पड़ते हैं कि कोई अपने आप से भी PDF देखे तो वो समझ पाए, क्योंकि उसमें तो एक एक वर्ड मेंशन करना पड़ता है। समझाने में 10 मिनट का टॉपिक है मुश्किल से, पर लिखने में आपको लग रहा है 2-3 पेज सर ने इसके ऊपर लिख दिए, क्योंकि वो 2-3 पेज ऐसे कि कोई क्लास भी ना करो, अपने से भी रीड करो, समझ पाए क्या लिखा है। लिखने में कंटेंट हमेशा ज्यादा होता है, समझाने में टाइम कम लगता है। ठीक है, तो बस समझ में क्या आया, 2-3 बातें समझ आई। MEWP है क्या, कहां पर किस तरह की चीजों में यूज किया जाता है। दो टाइप हैं, बूम और वर्टिकल, और उन दोनों के भी दो दो टाइप हैं। स्टैटिक मोबाइल, बूम में भी दो टाइप है, स्टैटिक मोबाइल, और वर्टिकल में भी दो टाइप है, स्टैटिक एंड मोबाइल। क्लियर है। अब बात आती है MEWP से जुड़े हुए खतरे क्या क्या हैं। अब जो क्वेश्चन हमारा टॉपिक जो है सेफ्टी के बारे में, MEWP से जुड़े हुए रिस्क क्या क्या हैं। अब ये आपको कोई बताएगा तभी थोड़ी जानोगे। MEWP के रिस्क अभी मैंने आपको बताए। एक तो आप हाइट पर काम कर रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हो और जो बास्केट में पर्सन खड़ा है, अगर ट्रैप हो जाए वो पर्सन उस छोटी सी जगह में, एक खतरा। व्हीकल के पलटने का खतरा, ओवरलोड कर दिया आपने। आसपास से कोई गाड़ी गुजर रही हो, कोई पैदल पर्सन जा रहा है, कोई चीज ऊपर से छूट के गिरने का खतरा, किसी प्रकार का कॉलिजन होने का खतरा। आपने बराबर जगह पर उसको मशीन को नहीं लगाया हुआ है, ओवरटर्न होने का खतरा। तो ये सब तो आपको देखते पता चल रहे हैं, कोई रटने की जरूरत तो नहीं है। थ्योरी में हमने लिखा है, भाई PDF में देना तो पड़ेगा, पर ये रटने की चीज तो नहीं है ना इसमें। MEWP के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, बता सकते हैं इस बात को। इमेज देखकर ही आपको समझ आ गया, सर इसके पलटने का खतरा है, ओवरलोड अगर होगा, ट्रैप होने का खतरा है, पर्सन जहां पर वर्क कर रहा है, कॉलिजन होने का खतरा है, नीचे से अगर कोई गाड़ी गुजर के टक्कर मार दे उसको, बराबर जगह पर मशीन नहीं है तो पलट जाएगी, ऊपर से कोई टूल छूट के गिर सकता है, नीचे कोई खड़ा ना हो उसके किनारे। तो ये सब तरह के रिस्क यहाँ पर हैं, एक एक करके देखें। सबसे पहला रिस्क इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट, अब 3 लाइन लिखी है, मतलब इतने का क्या है, वो पर्सन जहां पर काम कर रहा है उस जगह पर ट्रैप ना हो जाए, कि सेकंड फ्लोर पे कहीं कुछ वर्क चल रहा है और बास्केट और उस जगह में बहुत थोड़ी जगह बची है, उस मशीन इस तरह से काम की कि उसमें ट्रैप हो गया, वो फंस गया वहां पर, यही बात लिखी है ये।
पर बताने में लगी 2 लाइन और यहां लिखा है 4 लाइन। तो इनट्रैपमेंट का मतलब ऑपरेटर ट्रैप हो सकता है बास्केट में जिसमें वो खड़ा है पर्सन, और जहां पर वो काम कर रहा है, मान लो सेकंड फ्लोर पे कोई स्ट्रक्चर को वो ठीक कर रहा है, और बास्केट और स्ट्रक्चर के बीच में ज्यादा जगह है नहीं, उन दोनों के बीच में ट्रैप हो सकता है, गला फंस सकता है, नेक फंस सकता है, बॉडी का कोई पार्ट ट्रैप हो सकता है, हाथ फंस सकता है कि जगह ज्यादा नहीं है वहां। तो इंट्रैपमेंट ऑपरेटर जो है ट्रैप हो सकता है बास्केट और जहां पर जिस जगह पे वो काम कर रहा है उन दोनों जगह के बीच, बास्केट जिसमें वो खड़ा है और जहां पर वो काम कर रहा है जिस जगह पर, उसके बीच में स्पेस कम है। एक तो ये कारण हो सकता है, ये एक बड़ा रिस्क है। ऑपरेटर मे बिकम ट्रैप्ड अगेंस्ट द प्लेटफॉर्म कंट्रोल एंड इफ दिस हैपन दे मे नॉट बी एबल टू स्टॉप द मशीन रनिंग। तो ऑपरेटर अगर कहीं ट्रैप हो गया है तो मशीन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऑपरेटर अगर ट्रैप हो गया तो मशीन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक्सीडेंट सबसे बड़ा खतरा यहां पर यह है। मशीन ओवरटर्न पलट सकती है, ऑपरेटर बास्केट से गिर सकता है नीचे, हाइट पर काम कर रहा है, ओवरलोडिंग के कारण भी पलट सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है कि पता लगा फीवर था, तबीयत खराब थी, बार बार बोल रहा है तबीयत खराब है, ओनर कह रहा है नहीं नहीं जाना पड़ेगा काम पे, उसकी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। तो ओवरटर्निंग व्हीकल भी पलट सकता है, वो ऑपरेटर खुद भी गिर सकता है चक्कर खा के। फॉलिंग देखो लिखा है अगला पॉइंट, ऑपरेटर गिर सकता है बास्केट से वर्क एक्टिविटीज के दौरान, तो गाड़ी पलट भी सकती है ये, और ऑपरेटर ऊपर से गिर भी सकता है। कॉलिजन, आसपास से कोई पैदल पर्सन या कोई व्हीकल अगर जा रहा है, कॉलिजन की स्थिति बन सकती है कि MEWP को टक्कर मार दे और उससे वो कोलैप्स कर जाए, ये भी कारण हो सकता है। तो ये सब हैजार्ड्स को हमें पहचानना होगा, रिस्क असेसमेंट करना होगा, और जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके, ये हमारा काम है। जो हैजार्ड, अब अगला टॉपिक क्या आता है, हम तो सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो एक हमने केस आपके सामने रखा कि हमें चर्चा करनी है MEWP के बारे में। हमने केस आपके सामने रखा, MEWP के बारे में चर्चा करनी है, और अब हम इसकी सेफ्टी के बारे में पूछ रहे हैं। तो सेफ्टी को लेकर आप क्या कहोगे, सर MEWP यूज करते हुए कोई वर्क होने वाला है, कल कोई वर्क होने वाला है और आप एक सेफ्टी इंजीनियर हो, आप कहोगे सर मैं पूरा काम करूंगा, पहले मैं हैजार्ड्स का पता लगाऊंगा कि MEWP जो वर्क कल होने वाला है, लोकेशन क्या है, किस तरह का काम है, इंडस्ट्री फैक्ट्री में MEWP यूज हो रहा है या स्ट्रीट लाइट ठीक होनी है। तो पहले तो मैं हैजार्ड्स का पता लगाऊंगा, जिस जगह पे वर्क होना है, हमारी मशीन और वो पर्टिकुलर जगह, उन दोनों जगह की मैं एनालिसिस करूंगा, कौन कौन से हैजार्ड्स हैं उनका मैं पता लगाऊंगा। हैजार्ड का क्या मतलब होता है बताएं जरा, हैजार्ड शब्द का क्या मतलब है, कोई प्रॉब्लम हो गई है या हो सकती है। हैजार्ड हर वो चीज है जिसके पास पोटेंशियल है नुकसान करने का, किसी व्यक्ति को या किसी प्रॉपर्टी को, हर वो चीज हैजार्ड है। ये पेन मैं यूज कर रहा हूं, ये भी एक हैजार्ड हो सकता है, ये मेरे हाथ से छूट के गिरे और पैर पे जाके ऐसे घुस जाए, ब्लड निकलने लग जाए, ये भी एक हैजार्ड हो सकता है। हर वो चीज हैजार्ड है जिसके पास कुछ भी पोटेंशियल है किसी प्रकार का डैमेज करने का, किसी पर्सन को चाहे किसी प्रॉपर्टी को। तो जहां पर वर्क होना है और जो मशीन यूज होनी है, वहां पर जितने तरह के हैजार्ड हो सकते हैं, क्या पता जहां पर वर्क होना वहां पर लैंड सरफेस बराबर नहीं है, मैनहोल है, पॉटहोल है, गड्ढे पड़े हुए हैं, और वहां पे MEWP यूज होनी है, वो गड्ढे भी हैजार्ड हैं। जहां पर वर्क होना है, हाई टेंशन केबल जा रही है ऊपर, वो भी एक हैजार्ड है। मशीन जो है, बास्केट जहां पर वो पर्सन काम करेगा वो टूटी हुई है, या उसका चेसिस जो है वो डैमेज हो रखा है मशीन का, तो MEWP या जहां पर वर्क होना है, पहले तो हैजार्ड का पता लगाएंगे। जितने हैजार्ड हैं उन हैजार्ड के कारण हो सकने वाला रिस्क कितना हो सकता है, फिर अगला हम क्या करेंगे बच्चे, रिस्क असेसमेंट करेंगे। रिस्क असेसमेंट करेंगे, हैजार्ड से संबंधित रिस्क कितना हो सकता है, फिर हम रिस्क असेसमेंट करेंगे। रिस्क असेसमेंट करने में आप दो तरह से रिस्क को समझ लेते हो। कुछ रिस्क ऐसे हैं जो हम बहुत छोटे लेवल के हैं, बहुत माइन्यूट हैं। कुछ रिस्क ऐसे हैं, कुछ हैजार्ड ऐसे हैं जो बहुत माइन्यूट रिस्क है, बहुत माइन्यूट चांस है। कुछ रिस्क ऐसे हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल।
बहुत छोटा माइन्यूट कोई रिस्क है, आप कह दोगे सर ये तो अवॉइडेबल है, कुछ रिस्क अवॉइडेबल है कि आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, बहुत माइन्यूट है, नहीं तो हर चीज रिस्क हो जाएगी कि कल हवा चल सकती है इतने किलोमीटर पर आवर से, उससे ना पलट जाए मशीन। तो कुछ रिस्क ऐसे हैं जो अवॉइडेबल हैं कि सर इतने में तो मशीन काम करेगी, अगर इतने किलोमीटर पर आवर से हवा चलेगी तो मशीन को दिक्कत नहीं है। पर कुछ हैं अनअवॉइडेबल कि कल जो है साइक्लोन आने वाला है और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड डायरेक्शन जो विंड रहेगा, या ट्रैफिक का मूवमेंट कल बहुत रहेगा, बहुत बिजी रोड पे काम होना है, ऐसी चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो सेफ्टी इंजीनियर का काम यही तो है, ये सारी हजार्ड्स का पता करे, रिस्क असेसमेंट का पता करे, किन रिस्क के साथ काम किया जा सकता है और कौन से रिस्क पर काम नहीं किया जा सकता। अगर एम्प्लॉयर कह रहा है अरे यार तुम्हारा पीपीई किट तो आ नहीं पाया, पर चलो कोई बात नहीं चलता है, तुम भी जाके अपना काम कर दो, ये वाला पीपीई किट नहीं आया और तो भी काम कर लो, 20 मंजिला पे पेंट होना है और रस्सी नहीं मिली है तुमको बांधने के लिए, बस स्टेयर मतलब कुछ स्टेयर या कुछ इक्विपमेंट लेके ऐसे ही पेंट कर लो। तो ये तो बड़े रिस्क है ना, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो यही रिस्क असेसमेंट करना, किन के साथ काम हो सकता है, किन के साथ नहीं हो सकता। कोई काम ऐसा नहीं है जहां रिस्क इन्वॉल्व नहीं हो। भाई 2-3 दिन पहले मैं क्लास ले रहा था और पढ़ाते पढ़ाते स्मार्ट बोर्ड ब्लैंक हो गया, रिस्क तो यहां भी इन्वॉल्व है, कोई शॉर्ट हो जाता, फूक जाता, आग लग जाती। रिस्क तो ऐसा कोई काम नहीं, आप घर से निकल रहे हैं, रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व है। इवन घर में बैठे हैं तो भी रिस्क इन्वॉल्व है, अर्थक्वेक आ जाए तो, फॉल सीलिंग गिर पड़े ऊपर से, रिस्क तो हर दिन हर समय अवेलेबल है हर जगह। पर कुछ को आप अवॉइड करके चलते हैं, कुछ को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक, यही ध्यान देना है। तो अब कल परसों मान लो कुछ काम होना है तो MEWP यूज होनी है, तो क्या क्या प्रिकॉशन वगैरह रख पाएंगे। देखो, तो हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाए, MEWP से रिलेटेड हैजार्ड्स क्या क्या हो सकती हैं, रिस्क असेसमेंट कर लिया जाए और क्या हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उस रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। तो हमारा काम क्या होगा, रिस्क मिटिगेशन या रिस्क कंट्रोल कह लो। मिटिगेट मतलब कम करना, डाउन करना, रिस्क मिटिगेशन या रिस्क कंट्रोल, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। MEWP का यूज होना है तो पहले हम हैजार्ड्स का पता कर लें, जो मशीन यूज होने वाली है वो सूटेबल है कि नहीं, जिस लोकेशन पर काम होना है वो लोकेशन वर्क प्लेस सूटेबल है कि नहीं, और हैजार्ड्स कौन कौन से हैं और उनसे कनेक्टेड रिस्क क्या क्या हो सकता है। अब जो रिस्क हैं उनको भी 2 कैटेगरी में बांट दिया, अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। जो रिस्क हैं उनको मिटिगेट कैसे किया जाए, कंट्रोल में कैसे रखा जाए कि सेफली काम हो जाए और जो वर्कर है उसकी सेफ्टी भी हम इंश्योर कर पाए, ये सब काम पहले हो जाना चाहिए। अब आता है कंट्रोलिंग द रिस्क। MEWP से संबंधित जो रिस्क हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, स्पेसिफिकली MEWP के लिए क्या क्या हम ध्यान रखें। सबसे पहला मैंने आपको बताया था, अलग अलग प्रकार के MEWP हैं, जैसा काम होगा वैसा ही MEWP वर्कर को मिलना चाहिए। पहला, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द राइट MEWP फॉर द जॉब एंड लोकेशन। जैसी लोकेशन जैसा काम वैसा MEWP इसको दिया जाए, इसमें तो कोई रटने की बात नहीं है। ठीक, सही MEWP सही काम और लोकेशन के हिसाब से उसको दिया जाए। दूसरा, हैव ए प्लान फॉर रेस्क्यूइंग समवन फ्रॉम ए MEWP एंड प्रैक्टिस इट। प्लान एक होना चाहिए कि अगर कोई रिस्क हो जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, तो क्या प्रैक्टिस हम फॉलो कर सकते हैं उसको बचाने की। फर्स्ट एड किट आपने साथ में रखी है कि नहीं, साथ में कोई एक्स्ट्रा मैन पावर आपने भेजा है कि नहीं, कोई इमरजेंसी के लिए गाड़ी वगैरह रखी है कि नहीं ले जाने के लिए, तो फर्स्ट एड किट है या कोई एक्स्ट्रा गाड़ी वहां पर या मैन पावर है कि नहीं, ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए मतलब, और समय समय पर ट्रेनिंग करानी चाहिए। जो वर्कर MEWP ऑपरेटर हो, चाहे क्रेन ऑपरेटर हो या स्टेप लैडर यूज करता हो, टाइम टाइम पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अपने यहाँ तो कितनी मैन पावर अनट्रेंड ऐसे ही काम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। कई सारी जगह पेंटर को देखोगे आप, क्रेन ऑपरेटर, ट्रेनिंग सबको कहाँ मिलती है, यूरोप अमेरिका वगैरह में स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, ट्रेनिंग मैंडेटरी है, लाइसेंस दिया जाता है, ट्रेनिंग वेनिंग के बाद सर्टिफिकेशन लाइसेंस वगैरह मिलते हैं, और लाइसेंस उतने उतने टाइम में रिन्यू कराने पड़ते हैं। जैसे
कुछ साल में मेडिकल चेकअप आपका होगा, मान लो ईयर में, हर ईयर मैनुअल चेकअप होगा। ट्रक ड्राइवर भी कनाडा अमेरिका वगैरह में चेकअप होते हैं कि उसका विजन प्रॉपर है कि नहीं, साइकोलॉजिकल स्थिति उसकी क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेमोरी लॉस तो नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारे चेकअप वगैरह भी किए जाते हैं, सर्टिफिकेशन दिया जाता है, फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये पर्सन इस मशीन को चलाने के लिए फिट है। अपने यहाँ तो नहीं रूल दिखता, कोई कुछ भी कर रहा है। बस अभी बस चला रहा था, कहीं कोई एक्सीडेंट, कोई वो हुआ कि ड्राइवर को बस चलाते चलाते हार्ट अटैक हो गया, पर वो सेंसिबल था, हार्ट अटैक उसको हुआ, पर उसने गाड़ी साइड में लगा दी थी, मिसहैपनिंग भी हो सकती थी। तो इस तरह के जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के एग्जांपल ही मैं आपको दे रहा हूं कि अमेरिका यूरोप वगैरह में स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वो सारी चीजों को ध्यान रखते हैं। अपने यहाँ इग्नोरेंस नेग्लिजेंस बहुत है, सब चलता है करके कुछ भी हो रहा है। तो काफी जो एक्सीडेंट या सेफ्टी कहीं वायलेट होती है, उसका बहुत बड़ा कारण है हमारा इग्नोरेंस एंड नेग्लिजेंस। ये वर्ड अगर ऑप्शन में कहीं आए तुरंत टिक करिए, लापरवाही बेसिकली। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द राइट MEWP फॉर द राइट जॉब एंड वर्क लोकेशन। रेस्क्यू प्लान भी होना चाहिए जो MEWP, और खाली MEWP के लिए क्यों, क्रेन ऑपरेटर हो चाहे स्टेप लैडर वाला, रेस्क्यू प्लान ट्रेनिंग सबके लिए होना चाहिए। लाइसेंस रिन्यू होने चाहिए, उनका विजन सही है कि नहीं, मेंटल स्टेट ठीक है कि नहीं, डिप्रेशन में तो नहीं है कहीं वो और आप उस मशीन चलवा रहे हो। तो हैव ए प्लान फॉर रेस्क्यूइंग समवन, प्रॉपर रेस्ट उसको मिल रहा है कि नहीं, वीक में जितने वर्क आवर्स होने चाहिए थे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं कर रहे हैं, ज्यादा काम करवा रहे हैं, या डबल शिफ्ट कर रहा है वो, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हैव ए प्लान। अब देखो हर वर्ड को लिख नहीं सकते हो, समझने का टॉपिक है। जैसे मैंने कहा कि उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा, वीक में वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए, आप उसको 12 घंटे कह रहे हैं क्रेन चलाओ, तो बहुत चांस है कि एक्सीडेंट कर बैठेगा। कोई ड्राइवर है ट्रक चला रहा है एक से दूसरी जगह, मैक्सिमम ट्रक ड्राइवरों से इंडिया में बात करोगे तो क्या कहेंगे, सर ओवरलोडेड है, ओवरवर्कड है, मतलब जो असाइनमेंट है बहुत ज्यादा काम दिया जा रहा है, वर्किंग आवर्स हमारे फिक्स नहीं है, लेबर रूल्स वगैरह का वायलेशन बहुत ज्यादा है। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय बना हुआ है, इतने सारी संस्थाएं हैं, NGO है, नेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल इंटरनेशनल रूल्स बने हुए हैं, पर उनको फॉलो तो अल्टीमेटली ह्यूमन ही करेगा। तो जो इंडस्ट्री फैक्ट्री के ओनर हैं, इंप्लॉयर जो हैं, वर्क देने वाले, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को इग्नोर ना किया जाए, इन चीजों को पूरी तरह से लागू किया जाए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह को फॉलो किया जाए। और वर्कर्स जो हैं उनको अवेयरनेस जरूरी है। कई बार पैसे के लालच में डबल शिफ्ट कर लेते हैं कि मान लो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इसने रूल बनाया हुआ है 6 घंटे यहां काम कर रहे हैं, खर्चे ज्यादा है क्योंकि सैलरी सही नहीं मिलती, तो बाकी 6 घंटे दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसकी मेंटल स्टेट खराब हो रही है, लास्ट में क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो मेडिकल चेकअप वगैरह भी टाइम टाइम पर होने चाहिए, वर्किंग आवर्स भी वीक में फिक्स होने चाहिए, सैलरी ठीक होनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं आप अब हर चीज, ये मत कहना सर हर चीज की PDF बना के दो। अब ये जो मैं जनरल चीजें बोल रहा हूं, जैसे सेफ्टी के लिए मेंटल स्टेट की बात आ जाए कि जो वर्कर है उसकी मेंटल स्टेट, या मंथली या वीकली वर्क आवर्स, डिफाइंड वीकली वर्क आवर्स। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गुड पेमेंट एज पर द वर्क। बहुत सारे लोग क्या है, अंडर पेड हैं। गुड पेमेंट एज पर द वर्क, ताकि डिग्निटी के साथ वो अपनी लाइफ जी सके, रिस्क ना ले। काफी लोग तो अंडर पेड है ना, इंडिया में बहुत सारी मैन पावर अंडर पेड है हर सेक्टर में। कोई भी सेक्टर में रूल रेगुलेशन बने तो हैं, नए नए रूल भी आ रहे हैं, रूल रेगुलेशन बने हैं, स्टैंडर्ड बने हैं, पर मैन पावर क्या है, अंडर पेड है। कई जगह क्या हो रहा है, जो जुवेनाइल हैं या बिलो 18 वाले बच्चे हैं, बिलो 21 वाले, ये लोग इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, मान लो 14 साल से कम का बच्चा, जो चाइल्ड लेबर वाले में 14 ईयर से भी कम का है, वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है। पर आप होटल रेस्टोरेंट ढाबे पे जाइए, बहुत बच्चे इंडस्ट्री फैक्ट्री में आपको मिल जाएंगे। तो लेबर लॉस तो कब से बने हुए हैं, पर फॉलो हो रहे हैं क्या? और कंप्लेंट भी आप डालो, बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, जो आएगा चेक करने 1000 रुपए लेगा, चला जाएगा, और तब भी कंटिन्यू चल रही है ये चीज। तो लेबर लॉस का भी वायलेशन कर रहे हैं। रूल रेगुलेशन बनाने से कुछ नहीं होगा, जरूरी है उनको फॉलो करने वाला, कि जो कंपनी के मालिक हैं वो इस बात को समझें, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। वर्कर में अवेयरनेस होनी चाहिए,
और अवेयरनेस होने के साथ साथ उनकी फैमिली कंडीशन भी ठीक होगी। कई लोग मजबूरी में यही काम करते हैं, खुशी से तो कोई नहीं कर रहा, ठीक है। और जो एजेंसीज हैं, करप्शन वगैरह कम होगा तभी वो एजेंसीज प्रॉपर तरीके से नकेल टाइट कर पाएंगे, तभी वो रिस्ट्रिक्शन लगा पाएंगे इसके ऊपर। करप्शन क्योंकि इतना है, हर चीज अलाउ कर देते हैं पैसे लेकर। तो अंडरपेड मैन पावर, अंडरपेड वर्कर हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। मेंटल स्टेट, डिप्रेशन, कोई हेल्थ इशू का टाइमली चेकअप भी होने चाहिए, टाइमली चेकअप भी होने चाहिए। अच्छी कंपनीज में सारी सुविधाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में टाइमली चेकअप होने चाहिए। अब हर चीज आप ये मत सोचो हर चीज जब लिखाइए, अब ये तो कुछ मेन पॉइंट में लिख रहा हूं, क्वेश्चन ऑप्शन आए आराम से आप बता सकते हैं। पर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम यूरोप और अमेरिका का बार बार एग्जाम्पल बोल रहे हैं, खासकर इन चीजों के लिए, इन चीजों के लिए। अब इंडस्ट्रीज में भी प्रॉब्लम ये है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में इंडिया की जैसे बात कर लें, इसको भी दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ज्यादातर जो चैलेंजेस जुड़े हुए हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, ज्यादातर चैलेंजेस इससे जुड़े हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या मतलब है? रिलायंस कैसी कंपनी है? सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करना, टाइम पे टैक्स भरना, एक रूटीन वर्क होना। भाई सब ड्रीम है ना, रिलायंस में जॉब करूंगा, क्योंकि क्यों दिमाग में आ रहा है? टीसीएस में काम करना, या इन्फोसिस में आप बोल रहे हैं काम करना, या आप गूगल में काम कर रहे हैं, निविडिया जो कंपनी है, या अमेजोन में। पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है ये लोग स्टैंडर्ड्स वगैरह का ध्यान रखते हैं, सब कुछ सिस्टमैटिक। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? सब कुछ सिस्टमैटिक। एक आध कंपनी कोई होगी जो वायलेट कर रही होगी, आप कहेंगे सर मैं तो इन्फोसिस में काम कर चुका हूं, दिक्कत होती है, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं। ऑर्गेनाइज का मतलब जहां हम उम्मीद करते हैं सब कुछ सिस्टमैटिक चल रहा है, कि टाइम पे टैक्स भी भर रहे होंगे, वर्कर का ध्यान भी दिया जा रहा होगा, वर्कर को बोनस भी मिलता होगा, हेल्थ सुविधा भी दी होगी, मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया होगा, पीएफ भी कट रहा होगा, आपके रिटायरमेंट को भी ध्यान में रख रहे होंगे, कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो कुछ पैसा भी देंगे, पीएफ भी कट रहा है। प्रॉपर कंपनीज जो सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रही हैं। एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि पड़ोस में एक अंकल हैं, उन्होंने एक फैक्ट्री खोली है 10 किलोमीटर इंडस्ट्रियल एरिया में आगे जाकर, और 14-12 साल के बच्चों को पैकिंग में लगा रखा है, टैक्स का डाटा ही गायब है, ब्लैक मनी में इन्वॉल्व है, कैश में पूरा काम हो रहा है, कोई वर्किंग आवर्स नहीं, 14 घंटे काम चल रहा है। या रोड के किनारे कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई रूटीन नहीं किसी चीज का। ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, कोई सिस्टम नहीं फॉलो हो रहा, यह है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इंडस्ट्री फैक्ट्री के ज्यादा जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। बहुत सारी कंपनीज ऐसे काम कर रही हैं, घरों में फैक्ट्री चल रही है, रूल रेगुलेशन क्या फॉलो कर रहे हैं? कुछ नहीं फॉलो कर रहे, ठीक है। कई लोग अपने आसपास ही देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो इंडिया के लिए, इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर कहें तो अमेरिका यूरोप में अनऑर्गेनाइज सेक्टर उतना बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा एक पैरेलल इकोनॉमी है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा तो हमें मिल जाता है, अनऑर्गेनाइज पैरेलली काम कर रहा है, इसका डाटा भी हमें नहीं मिल पाता। एक ये बहुत बड़ी समस्या है। तो लेबर लॉस का वायलेशन, सेफ्टी नॉर्म्स का वायलेशन, स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करना, ये समस्याएं यहां पर ज्यादा बड़ी हैं। इसके साथ ही ज्यादा प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी सबसे बड़ा चैलेंज हमारा सेफ्टी का यहां पर है यहां पर भी। पर यहां पर बड़ी कंपनीज हैं, पैसा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ये यहां पे काफी हद तक हो जाता है, यहां पे नहीं हो पाता। यहां पर भी अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिमाग में बन गया है, खाका बन गया है कि मैं इसमें बताना क्या चाह रहा हूं। अब देखो, इसमें कुछ लिखना तो नहीं, किसी को लिखना हो लिख लो, समझाने के लिए बताया है। कोई कुछ लिखना चाह रहा है, लिखना हो तो लिखो। पॉइंट समझ आ गया है सभी को? रटना तो कुछ नहीं पड़ रहा। रनिंग में सब्जेक्ट जो आपके चल रहे हैं, यूपीपीएससी एई वाले स्टूडेंट जो हैं, उनका मेंटेनेंस और थर्मो अब ये जल्दी कंप्लीट होने वाला है, रनिंग में है, अभी चल रहा है वो।
थर्मो का 6 लेक्चर अपलोड हो गया है, मेंटेनेंस का 5वां हो गया है। 2 सब्जेक्ट और शुरू करा दिए हैं मैंने, एक आपका प्री स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स स्पेसिफिक ओनली, थर्मो भी मेंटेनेंस भी। दूसरा आपका एक टॉपिक शुरू कराया है इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक टॉपिक है, वो नया शुरू हुआ है, ओनली प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर, सभी ब्रांच के लिए कॉमन। उसका 3रा लेक्चर अभी अपलोड हो गया है। और थर्मो और मेंटेनेंस कंप्लीट होने वाला है। अभी आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन शुरू हो गया, और आज एक टॉपिक शुरू हुआ है हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। हैंडलिंग एंड स्टोरेज प्रोडक्ट, उसका पहला लेक्चर आ गया है। सेफ्टी आज की क्लास के बाद 2 क्लास की जरूरत पड़ेगी, सेफ्टी भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, पढ़िए, हमारे एंड से हम टाइम पे खत्म कर देंगे, टाइम से बहुत पहले कंप्लीट कर देंगे, क्वेश्चंस वगैरह शुरू कर देंगे। 1 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी, कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, सब्जेक्ट के हिसाब से करना चाहो जब भी दे सकते हो। अपलोड होते जाएंगे 1 तारीख से पेपर, जीएस और हिंदी का अपलोड कर भी रहे हैं, कल तक लाइव हो जाएगा। और अब अटेम्प्ट आप किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक है, संजीव राजीवाल, मैं कह रहा हूं हम अपनी तरफ से टॉपिक करते जा रहे हैं, आप 2 टॉपिक एक बार में लेके चलो, जो भी आप कर रहे हो। आप सब चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? पेपर की डेट आने के बाद अगर 1 बाय 1 लाइव करेंगे और पेपर की डेट 3 महीने बाद आ गई तो आप करा पाओगे क्या? हम टॉपिक करवाते चले जा रहे हैं, और ये सब दिख रहा है कि नया ही लाइव ही करवा रहे हैं, नया ही करवा रहे हैं सारा। पर डे लेक्चर हो रहा है, अपलोड हो रहा है, नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आप 2 टॉपिक का बनाओ, 2 टॉपिक आप कवर करते चलो, वो 2 खत्म हो जाए फिर 2 करो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से टाइम से पहले कंप्लीट करना चाह रहा हूं सारी चीजें। बार बार लोग ये पूछना सर 22 पूरे होंगे कि नहीं, मैं टाइम से पहले पूरे करा दूंगा। आप अपनी प्लानिंग बनाकर, मैंने शुरू में बताया था क्या क्या सब्जेक्ट प्रायोरिटी पर रखना है, आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। आप थोड़ी 5 सब्जेक्ट एक साथ कर लोगे। ग्रेजुएट क्राउड है, थोड़ा मैच्योर बिहेव किया करो यार भाई, जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो वो टॉपिक शुरू कर ले, ये कह रहा हूं मैं। कम से कम लेक्चर पूरे और कंटेंट पूरा रेडी हो जाएगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा बर्डन दूर हो जाएगा। नहीं तो 1 महीने बाद तुम्हें डाउट रहेगा, सर ये पढ़ाया जाएगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, किसी और इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है। तो जब कंटेंट पहले ही यहाँ पे सब चालू हो जाएंगे तो तुम्हारा ये बर्डन खत्म हो गया ना। ये तो मेरा काम है कि सारे सब्जेक्ट नोट्स प्रॉपर मिले। तो 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं तो तुम्हें समझ आ गया, इसी तरह से पूरा कराया जाएगा। अब वो तुम्हारा काम नहीं है बर्डन लेना, अब वो टेंशन आपको नहीं लेनी। ठीक, तो इंट्रैपमेंट बताया, ओवरटर्निंग बताया, फॉलिंग और कॉलिजन, कोई व्हीकल अगर टक्कर मार दे तो ये गाड़ी पलट सकती है। रिस्क मैनेजमेंट की हमने बात की। अब ये देखो, रेस्क्यू प्लान होना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी टाइम टाइम पर होनी चाहिए। जैसे मॉक ड्रिल की जाती है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, मॉक ड्रिल की जाती है कि उस सिचुएशन में कैसे बच के निकलना है, तो ट्रेनिंग भी होती है। और प्लान बी भी होना चाहिए, फर्स्ट एड, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो क्या हम करेंगे। तो प्लान होना चाहिए रेस्क्यू का। अगर MEWP रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो जाए, केवल MEWP क्यों, कहीं भी मशीन पे काम हो रहा है, रेस्क्यू प्लान ट्रेनिंग हर जगह होनी चाहिए, इमरजेंसी के लिए तैयार होना चाहिए। समवन ऑन द ग्राउंड शुड नो, तो जो एक्स्ट्रा मैन पावर आपने रखी है, एक पर्सन मशीन पे ऊपर चढ़ के काम कर रहा है, नीचे 1-2 लोग खड़े हैं, वो लगातार नजर बनाए रखें कहीं कोई गड़बड़ ना होने पाए। और अगर कोई गड़बड़ हो रही है, इमीडिएटली वो मेंटली रेडी रहें उसको सपोर्ट करने के लिए, सहायता देने के लिए। ठीक, तो समवन ऑन द ग्राउंड शुड नो व्हाट टू डू इन एन इमरजेंसी, तो जो पर्सन साथ में गया है, जो ऑपरेटर के साथ, जो मशीन पे ऑपरेट कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसके साथ जो वर्कर गया है, उसकी जिम्मेदारी है कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, उसको ठीक तरह से पता होना चाहिए, क्या स्टेप लेना है, ये उसको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। कई प्रकार की प्रिकॉशन ली जा सकती हैं रिस्क को कम करने के लिए। क्या प्रिकॉशन हम पहले से ले सकते हैं, अब इसके बारे में बात करें। MEWP से रिलेटेड जो हैजार्ड्स हैं, किस तरह की प्रिकॉशन हम ले सकते हैं रिस्क को कम करने के लिए। सबसे पहले कन्फाइंड ओवरहेड वर्किंग, ऑपरेटर जो जगह पे काम करने वाला वर्कर है, उसको पॉसिबल डेंजर क्या क्या है उनकी जानकारी दी जाए कि जिस जगह पे तुम्हें काम करना है आज जाकर विजिट कर लो जरा, और वहां पर ये खतरे हो सकते हैं, ध्यान देना। इतनी हाइट पर काम होना है, ऊपर हाई टेंशन वायर जा रही है, वहां पर हाई ट्रैफिक वाला एरिया है, जो जमीन है वो बराबर नहीं है, आसपास कोई और रिस्क है,
तो जिस लोकेशन पर उसको ऑपरेट करना है उसके बारे में उसको जानकारी देना, पॉसिबल डेंजर्स के बारे में आगाह करना। तो कन्फाइंड ओवरहेड वर्किंग, ब्रीफ ऑपरेटर ऑन द डेंजर्स एंड द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क टू बी फॉलोड। क्या क्या हैजार्ड रिस्क वहां पर है और तुम्हें किस तरह सेफ्टी से काम करना है, तुम्हें क्या प्रिकॉशन रखने हैं, कैसी जगह पे काम होना है और तुम्हें क्या करना है, सेफ्टी कैसे रखनी है, ये उसको पहले अवेयर कर देना। If there are overhead structure against which an operator could be trapped and then pushed onto them to control, consider selecting algorithm designed to prevent external contact। क्या मतलब है, अगर ऊपर जहां पर उसको काम करना है कोई स्ट्रक्चर है, मान लो 2 मंजिला पे कोई काम होना है, छत का कोई वर्क है और ये पॉसिबिलिटी है कि वो छत पे जहां काम होना है और जो वो मशीन में ऊपर बास्केट में बैठा ट्रैप हो सकता है, ट्रैप होने का चांस है, तो उसको पहले ही बताया जाए इस तरह की MEWP लेकर जाओ और कांटेक्ट वहां पर हो सकता है, ट्रैप होने का खतरा है, जगह ज्यादा नहीं है, तो पहले से ही ध्यान रखना है कि ये एक्सीडेंट होने की संभावना है, उसको पहले से ही ध्यान रखकर चलो। और जिस तरह की MEWP ले जानी है, जो कंट्रोल्स तुम्हें ले जाने हैं वो कंट्रोल अपने साथ रखो। साथ में एक और मशीन ले जानी है एक्स्ट्रा कि इमरजेंसी में काम करे, उसको भी ले जाओ, पर पहले से सारी प्लानिंग कर लो। कल तुम्हें इस जगह पे काम करना है, वो लोकेशन देख लो और जिस तरह का काम होना है, अगर कोई ट्रैप होने का खतरा है कि जगह कम है वहां पर तो भी वर्क होना है, तो ट्रैपिंग ना होने पाए उसके लिए सही MEWP, जो जो कंट्रोल उसमें होने चाहिए वो कंट्रोल सब उसमें है कि नहीं है, आप पहले एश्योर कर लो तब जाओ। तो पहले तो रिस्क को कम कर सकते हैं कन्फाइंड ओवरहेड वर्किंग, एक्सीडेंट होने का इंतजार थोड़ी करेंगे, पहले ही प्रिवेंशन रखेंगे। तो कन्फाइंड ओवरहेड वर्किंग, किसी प्रकार का पॉसिबल रिस्क जो है उसे कैसे बचाव हो सकता है, सही मशीन का चुनाव, जो जो कंट्रोल तुम्हें रखने हैं वो कंट्रोल लेकर तब जाइए, जो मैन पावर चाहिए वो लेकर जाइए। कीपिंग द प्लेटफॉर्म टाइडी, जो मशीन आप यूज कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म भी आप देखो बिल्कुल सीधा सीधा नहीं बना होता, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना है, उसका जो गर्दन है, नेक कैसा बना हुआ है, MEWP कैसे टेढ़ा सा बना हुआ है या जिगजैग बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है ताकि मशीन को पलटने से बचाए, स्टेबिलिटी के लिए उसकी शेप ऐसी दी जाती है, ओवरटर्न ना हो, पलटे नहीं, इसलिए शेप ऐसा बनाया हुआ है। तो कीपिंग द प्लेटफॉर्म टाइडी विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ऑपरेटर ट्रिपिंग और लूजिंग बैलेंस। बास्केट में जब वो पर्सन काम कर रहा है, प्लेटफॉर्म अगर टाइडी रहेगा तो रिस्क कम हो जाता है गिरने का। ग्राउंड कंडीशंस कैसी हैं, अभी मैंने बताया, जिस जगह पर MEWP लेकर जाना है जमीन बराबर है कि नहीं, ट्रैफिक तो नहीं है, ये सारे फीचर्स, ट्रेंचेस, मैनहोल, पॉट होल, गड्ढे वड्ढे तो नहीं है जहां पर हमें वर्क करना है, या ऐसा तो नहीं है MEWP के वजन से जमीन धंस जाए, वहां पर मशीन पलट जाए। तो ग्राउंड कंडीशंस कैसी हैं जहां पर हमको MEWP इस्तेमाल करना है, फर्म एंड लेवल बराबर है कि नहीं, फर्म एंड लेवल ग्राउंड का मतलब है जिस जगह पे हमें MEWP यूज करना है फर्म एंड लेवल ग्राउंड है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। एनी टेम्परेरी कवर शुड बी स्ट्रॉन्ग, और अगर कोई आप कवर लेकर जा रहे हैं तो वो इतना मजबूत होना चाहिए इसके वजन को संभाल पाए, टूट ना जाए। अगर बराबर जमीन नहीं है और आप कोई कवर लेकर जा रहे हो कि आयरन का बड़ा सा एक स्लैब लेकर गए, प्लेट लेकर गए कि इसके ऊपर काम हो जाएगा, तो वो इतना मजबूत होना चाहिए कि टूट ना जाए, धस ना जाए। आउटरिगर्स, आउटरिगर क्या होते हैं, जब आप MEWP को लेकर किसी जगह गए हैं, अब वो काम करते हुए ये पहिए ना चल जाएं, मूव ना कर जाएं, तो एक तो आप इसमें ब्रेक वेक लगा के रखोगे, पावर ब्रेक लगा के रखोगे, दूसरा ये जो स्टैंड सा दिख रहा है इसे बोलते हैं आउटरिगर। आउटरिगर, आउटरिगर क्या होता है, ये ऐसे इसको जैक की तरह से पहियों को देखो उठा दिया है, अब गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं करेगी, मतलब बिल्कुल स्टेबल प्लेटफॉर्म बनाकर तब काम शुरू होगा। आउटरिगर हम इसमें से निकाल देंगे मशीन से, आउटरिगर क्या करेगी, इसको पहियों को हल्का सा उठा दिया और अब ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा। तो आउटरिगर एक्सटेंड कर दें, ऐसे बाहर की तरफ निकाल दें और जाम कर दें, चोक कर दें, जिससे व्हीकल का कोई मूवमेंट नहीं हो। आउटरिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिस्क कैसे कम किया जाए, तो रिस्क कम करने के लिए एक तो हो गया ये ग्राउंड कंडीशन वगैरह कैसी हैं, MEWP सही यूज कर रहे हैं कि नहीं, आउटरिगर आपने यूज किए कि नहीं, गार्ड रेल, जिस जगह पे काम हो रहा है थोड़ा उसको आसपास कॉर्डन ऑफ कर दें,
और बास्केट जहां पर लगी है, बास्केट में भी गार्ड रेल होनी चाहिए, ग्रिल होनी चाहिए। बास्केट में भी देखोगे चारों तरफ से ग्रिल बनी हुई है कि पर्सन गिरे नहीं, तो गार्ड रेल भी होनी चाहिए। वर्क प्लेटफॉर्म जो है उस पर गार्ड रेल है या नहीं है। गार्ड रेल का मतलब ये रेलिंग, ये पर्सन हाइट पे काम कर रहा है, ये रेलिंग बनी हुई है। गार्ड रेल ये है कि वर्किंग प्लेटफॉर्म पे ऐसे कवर रेलिंग होनी चाहिए कि गिरे ना उससे। तो वर्किंग प्लेटफॉर्म पे गार्ड रेल है कि नहीं, बोर्ड जो है जिसपे वो खड़ा है वो मजबूत है कि नहीं। अरेस्टिंग फॉल्स, अरेस्टिंग फॉल्स का क्या मतलब है, आप यहां पर देख रहे हो इसने ये एक जैकेट सी पहनी है ऊपर और यहां से एक रस्सी सी निकल रही है, कहीं ये चक्कर खा के गिर ना जाए, बेहोश ना हो जाए, कोई टूल ना, कोई किसी प्रकार की कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो, यहां से गिरने का खतरा ना हो। तो आप देख रहे हो पीठ पे इसने छोटी जैकेट सी बांधी है और उससे एक रस्सी निकल रही है, यहाँ पे हुक से इसको लगा दिया कि अगर ये गलती से गिर भी जाए, काम करते समय ध्यान नहीं रहा और ध्यान न रहने के कारण गिर गया, तो यहाँ पर ये रस्सी सी बंधी हुई है जो ग्राउंड पे कांटेक्ट नहीं होने देगी, हवा में लटक जाएगा, बच जाएगा। इसको बोलते हैं ये जो यहाँ पे लगा रखा है ये हम बोल रहे हैं रिस्ट्रेन लैनियार्ड कहते हैं इसको। रिस्ट्रेन लैनियार्ड कुछ नहीं, ये रस्सी जो बंधी हुई है कि अगर गलती से कहीं गिर जाए, पैर फिसल जाए तो भी ये बच जाए, नीचे ग्राउंड से कांटेक्ट ना हो। ये वाली जो सेफ्टी है वो ये लिखी है अरेस्टिंग फॉल्स, कि अगर कहीं ध्यान ना रहा और भूले भटके वो गिर जाए तो ये सेफ्टी भी रखनी है। इसमें एक वर्ड लिख रहा है रिस्ट्रेन लैनियार्ड। अब कहोगे पता नहीं क्या लिख दिया है सर ने, ये रिस्ट्रेन लैनियार्ड क्या होता है। रिस्ट्रेन लैनियार्ड कुछ नहीं है, यही रस्सी पीठ से बंधी है, गलती से गिर जाए तो बचा रहे, जमीन पे कांटेक्ट ना हो। तो इफ देयर इज स्टिल, अगर गार्ड रेल लगाई हुई है, प्लेटफॉर्म भी मजबूत है, ग्राउंड कंडीशन भी सही है, MEWP भी बढ़िया है, इतने के बाद भी अगर रिस्क है गिरने का, तो फिर इसकी पीठ से एक रस्सी बांध दी जाए कि अगर इतने के बाद भी गिर जाए तो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी और रखी है कि यहां से ये बचा रहे, जमीन से कांटेक्ट ना हो। सेफ्टी तो बहुत सारे हमने बताया ना, 4-5 बातें की, इतने के बाद भी अगर सेफ्टी का इशू है तो रिस्ट्रेन लैनियार्ड, ये जो रस्सी पीठ से बंधी है, ये भी लगा दी जाए, एक और सेफ्टी हो गई। हम तो जितनी सेफ्टी हो जाए उतना बेटर, अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ का सवाल है। सेफ्टी का मेन पॉइंट ही यही है कि ह्यूमन लाइफ सबसे ज्यादा वैल्यू उसको करना है, बाकी सब चीजों को बचाना सेकेंडरी, ह्यूमन लाइफ प्राइमरी। सबसे पहले ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करना। तो अरेस्टिंग फॉल का मतलब ऐसे पीठ से ऐसे रस्सी बांधी कि अगर कोई रिस्क हो तो ये बचा रह जाए, गिरे नहीं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब ये हाइट पर काम कर रहा है, हो सकता है कोई टूल हाथ से छूट के गिर जाए। ये वाली जो इमेज है ये शटर स्टॉक करके साइट है उसकी है, ये अच्छी इमेज थी इसलिए हमने ले लिया। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट तो जहां पर काम हो रहा है उस एरिया को आइसोलेट कर दें, आसपास कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है हाइट पर काम कर रहा है, कोई चीज हाथ से छूट के गिर जाए, पेचकस, रिंच, कोई हैमर, तो नीचे कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो जिस एरिया में वर्क हो रहा है आसपास का एरिया खाली होना चाहिए, कोई ह्यूमन मूवमेंट ना चल रही हो, कोई इसके ठीक नीचे पास ना कर रहा हो, तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट का खतरा होता है। बैरियर ऑफ द एरिया का मतलब कॉर्डन ऑफ द एरिया, आसपास कोई मूवमेंट ना हो रही हो, आइसोलेट कर दिया जाए। बैरियर ऑफ द एरिया अराउंड द प्लेटफॉर्म, जिससे अगर ऊपर से कोई टूल गिर जाए तो नीचे किसी को लगे नहीं। वेदर, जिस दिन MEWP का यूज होना था साइक्लोन आ गया वहां पर, तो विंड कंडीशंस वगैरह को भी ध्यान में रख के डिसाइड होना चाहिए वर्क होगा कि नहीं। आज 10-20 किलोमीटर पर आवर, MEWP मजबूत है, स्टेबल है, हैवी है, चल जाएगा। 100 किलोमीटर पर आवर विंड चलेगी और आज ही ये काम होना है तो अवॉइड करो उसको। या कल बहुत जबरदस्त साइक्लोन आया था या ओले गिरे थे, बड़े बड़े पत्थर गिरे थे आसमान में से, तो जो MEWP बाहर खड़ी थी उसका प्लेटफॉर्म डैमेज तो नहीं हो गया। अगर मौसम बहुत खराब था, उस खराब मौसम के बाद MEWP यूज करने जा रहे हो तो एक बार इंस्पेक्शन कर लो, कोई डैमेज ना हो गया वर्किंग प्लेटफॉर्म की और कोई मिसहैपनिंग हो जाए। तो वेदर का भी एक पैरामीटर सेफ्टी के लिए आएगा। हाई विंड्स कैन टिल्ट प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड कंडीशन में अगर आप यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पलट सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। स्टॉर्म आने की स्थिति में या स्नोफॉल होने की स्थिति में हो सकता है कि वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर खड़े होकर काम करते हैं, ये बास्केट कोई डैमेज हो गई हो,
तो इंस्पेक्ट करने की जरूरत है। मौसम अगर खराब रहा है और उसके बाद आपको यूज करना था तो बिना इंस्पेक्शन किए, बिना चेक किए उसको इस्तेमाल ना किया जाए। MEWP खुले में खड़ी थी, बहुत खराब मौसम था, उसके अगले दिन आप यूज करने जा रहे हैं, इंस्पेक्शन करना जरूरी है। हर सीवियर वेदर के बाद उसको इंस्पेक्ट करना जरूरी है, कितना डैमेज हुआ या सेफ है या नहीं, या रिपेयर करना है तो रिपेयर कर लो। कई बार होता है वर्कर बोलते हैं कि सर रिपेयरिंग की जरूरत है, मालिक क्या कहता है, अरे यार खींच लो 4 दिन और, रिपेयरिंग क्या, और फिर घटना घट जाती है उसमें। तो अगर ऑपरेटर बता रहा है कि ये जरूरत है, मेंटेनेंस होना, सर्विसिंग होना, तो वो टाइमली होना चाहिए। इसके बाद आता है हैंडलिंग मटेरियल्स। जितना वेट आप इसके ऊपर लेकर जा रहे हैं, जितना वेट लेकर जा रहे हैं वो एक लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपका वजन, टूल्स का वजन सब मिलाकर वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और मटेरियल वगैरह जो इस्तेमाल करने हैं उनकी हैंडलिंग ठीक होनी चाहिए। इफ यूज टू इंस्टॉल मटेरियल चेक द वेट। जो भी मटेरियल आप इस पर चढ़ा रहे हैं, वर्किंग प्लेटफॉर्म पर, बास्केट पर लेकर जा रहे हैं, उसका साइज कितना है, वेट कितना है, ये सारा कैलकुलेशन पहले लग जाना चाहिए कि उसका साइज और वेट जो है कहीं वो अनस्टेबल ना कर दे, प्लेटफॉर्म को किसी प्रकार का नुकसान ना कर दे। नियर बाई हैजार्ड। नियर बाई हैजार्ड क्या हो सकते हैं, आसपास कोई हाई टेंशन वायर जा रही है, कोई और डेंजरस मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, या कोई ट्रैफिक रूट वगैरह का कंजेशन वगैरह है उस एरिया में, तो और भी हैजार्ड्स हो सकते हैं। लगभग हमने सारे हैजार्ड इसमें कवर किए। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस, जैसा कि मैंने बताया, जो भी MEWP को चलाने वाला है वो ऑपरेटर की टाइमली ट्रेनिंग होनी चाहिए, हेल्थ चेकअप होने चाहिए, सर्टिफिकेशन दिया जाए, लाइसेंस रिन्यू किया जाए कि वो एक सर्टिफाइड ऑपरेटर है, अब वो इस्तेमाल करे। बिना ट्रेनिंग और हेल्थ चेकअप ऑपरेट ना करने दिया जाए। तो ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस, MEWP ऑपरेटर शुड हैव अटेंडेड अ रिकॉग्नाइज्ड ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स। जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है एक सर्टिफाइड ऑपरेटर होना चाहिए, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड कोर्स किया हो, लाइसेंस वगैरह उसको दिया जाए कि सर्टिफाइड है, अब इससे तरीके से काम करेगा। और लाइसेंस जब एक्सपायर हो रहा है तो रिन्यू होना चाहिए, और टाइम टाइम पे हेल्थ चेकअप भी होने चाहिए। तो ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस, MEWP ऑपरेटर शुड हैव अटेंडेड a recognized operator training course and receive a certification card or license. Listing the category of MEWP the bearer is trained to operate. The expiry date of the training license or card should be checked. लाइसेंस खत्म हुए 2 साल हो गए, अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चेक होना चाहिए जो ऑपरेटर यूज कर रहा है उसका हेल्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस प्रॉपर अपडेटेड है या नहीं है। इन एडिशन टू फॉर्मल ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग के अलावा कंट्रोल ऑपरेशन MEWP का जो एडवांस मॉडल अगर आ गया वो यूज कर रहा है, उसके बारे में भी अपडेट किया जाए कि मान लो कोई ऑपरेटर जो MEWP चला रहा था, अब नई तरह की MEWP आ गई है, कोई भी नया मॉडल जो वो यूज करने जा रहा है पहले उसको ट्रेन किया जाए, सारे फीचर्स की जानकारी दी जाए, क्या क्या कंट्रोल्स कहां कहां पर अवेलेबल है। अगर मशीन अपग्रेड हुई है तो उस मशीन के कंट्रोल कैसे यूज होगा, क्या फीचर्स हैं, वो सारा उसको अपडेट किया जाए। इसके बाद टाइम टाइम पर चेक करना MEWP को, उसका मेंटेनेंस करना, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन। ए प्रोग्राम ऑफ डेली विजुअल चेक, हर बार यूज होने से पहले चेक होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, और ऑपरेटर बता रहा है कि कोई कमी है तो उसको इनकरेज किया जाए। देखो क्या होता है, ऑपरेटर आया कि सर MEWP में सर्विसिंग की जरूरत है, ठीक नहीं चल रहा है ये। एम्प्लॉयर 2 तरह के होते हैं, एक ने ऑपरेटर को इनकरेज किया कि अच्छा हुआ आपने बता दिया और इस तरह की चीजें पहले इन्फॉर्म कर दिया करो जिससे हम ध्यान रखेंगे, और एक होता है अरे कुछ नहीं होता, सही कर ले, अगले महीने करा लेंगे सही। 2 तरह के एम्प्लॉयर हैं, एक कहेगा तुमने बड़ा अच्छा किया बताया, कोई भी डिफेक्ट हो पहले बता दिया करो। तो टाइमली सर्विस करना, इंस्पेक्शन ऑडिट करें ताकि कोई मिसहैपनिंग ना हो। एक एम्प्लॉयर कैसा होगा, मालिक वो कहेगा अरे चला लो यार, 1 महीना और खींच लो अभी। तो ऑपरेटर को इनकरेज करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट है उसको बताओ। आप उसको 2 बार डांट दोगे, तीसरी बार वो खुद ही नहीं बताएगा आपको।
जब कोई बड़ी घटना घट जाएगी तब पता चलेगा। तो ऑपरेटर को इनकरेज करना चाहिए, किसी प्रकार का डिफेक्ट, कोई कमी है तो टाइमली बताए, जिससे क्विक डिसीजन लिया जा सके और इंप्रूवमेंट किया जा सके। ऑपरेटर को भी इनकरेज किया जाए कि जो मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर है उसको इनकरेज किया जाए कि भाई कोई डिफेक्ट, कोई प्रॉब्लम है, टाइमली रिपोर्ट करो और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। उसको डिस्करेज ना करें, डिस्करेज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी तो ही बताएगा नहीं, छुपा ले जाएगा। तो MEWP मस्ट बी थॉरोली एग्जामिन एटलीस्ट एवरी 6 months बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, और जो इंस्पेक्शन करे वो भी एक्सपर्ट पर्सन करे। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या, जो उसका इंस्पेक्शन करेगा, चेक करेगा, वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसे ही कहीं एरा गैरा नहीं कि जो उस फील्ड का है ही नहीं, ये बिल्कुल नया पर्सन है, उसको जानकारी नहीं है। इंस्पेक्शन भी वो करे जो बिल्कुल जानकार हो उस चीज का, एक्सपर्ट हो जो। तो MEWP की कहानी कंप्लीट। अब जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स या पॉइंट्स हमने बताए, रूल्स बताए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, वो स्टेप लैडर पर भी बहुत सारी चीजें लागू होंगी। स्टेप लैडर पर भी इनमें से काफी सारी चीजें लागू होंगी। तो स्टेप लैडर वर्क प्लेस पे ऐसे स्टेप लैडर भी इस्तेमाल होती है। देखो ए शेप लैडर, ए शेप लैडर, इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। एक ये वाला स्टेप है फ्रंट साइड, एक इसके बैक साइड, और इसके किनारे की तरफ भी रेलिंग लगी हुई है। स्टेप्स जो बने हुए हैं ना, देखो ये फ्रेम है, ये एक साइड ये है और इसके अपोजिट साइड भी स्टेप बने हुए हैं। दोनों साइड में स्टेप बने हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो इस तरफ से भी चढ़ सकते हैं, उस साइड से भी चढ़ सकते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये जो बीच में बने हैं स्प्रेडर, इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट किया गया है, वो ज्वाइंट ये जो दिख रहा है इसको स्प्रेडर कहते हैं। स्टेप्स तो यहां है, आप चढ़ सकते हैं इस तरफ से और इसके अपोजिट साइड से। इन दोनों साइड से स्टेप्स नहीं बने तो यहाँ पे एक एंगल जो लगा हुआ है इसको स्प्रेडर बोलते हैं। ये फ्रंट साइड, ये उसकी बैक साइड, और ऊपर खड़े होने के लिए एक स्टैंड सा बना दिया टॉप कैप, पर इस पे चढ़ना नहीं चाहिए, सेकंड स्टेप तक ही चढ़ना चाहिए, इस पे चढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई टूल वगैरह रख लेते हैं काम करते समय, ये टॉप कैप लगी हुई है पर इस पे नहीं चढ़ना चाहिए, यहाँ पे गिरने खतरा ज्यादा है। ठीक है, तो स्टेप लैडर सेफ्टी। अब इसको देखकर एक बात बताओ, कुछ पता हो ना पता हो, इसमें भी कुछ रटना नहीं। स्टेप लैडर पर कितना लोड हम कैरी करें कि ये फिसले नहीं, गिरे नहीं, एक वजन की लिमिट तो होगी। SWL यहां पर भी तो रूल लगेगा, सेफ वर्कलोड कितना होना चाहिए। हर स्टेप लैडर की अपनी एक कैपेसिटी है, उस पर उतना ही लोड आप लेकर जा सकते हैं। भाई आपका भी वेट है, टूल्स का भी वेट है, जो रिपेयर करने ले जा रहे हो वो भी सामान है, तो एक तय लोड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिफाइंड लोड से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हम स्टेप्स पर चढ़ रहे हैं, क्या ये इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए, इस पर कोई ग्रीजी सब्सटेंस ना पड़ा हो, कोई ऑयली सब्सटेंस ना पड़ा हो, क्योंकि स्टेप लैडर पे आए दिन वर्क हो रहा है, तो कोई ग्रीजी सब्सटेंस, कोई ऑयली सब्सटेंस इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, फिसल सकते हैं आप। जिस तरह की स्लीपर या बूट या शूज पहनकर आप इस पर चढ़ रहे हैं वो स्लिपरी ना हो, स्लिपरी नहीं होने चाहिए। उसके अलावा यहां पर जो वार्निंग लिखी रहती है, लोड कितना है, वार्निंग क्या है, स्टिकर या पेंट से छुपाना नहीं चाहिए उसको। जब भी आप स्टेप लैडर लाएंगे उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन कहीं स्टिकर वगैरह से छुपे नहीं होने चाहिए। लैडर में कहीं पर डैमेज था कि मान लो साइड का स्प्रेडर टूटा हुआ था और इसके ऊपर कुछ छुपाने के लिए कोई आपने कुछ चीज लगा दी, कि डिफेक्ट को छुपाने के लिए आपने कुछ लगा दिया, क्या ये होना चाहिए? स्टेप लैडर में इंस्ट्रक्शन जहां लिखे हैं उसको आपने छुपा दिया स्टिकर से, या कोई पार्ट डैमेज था या कोई स्टेप इसमें मिसिंग है, क्या वो होना चाहिए? किसी तरह का डैमेज है, आपने उसको हाइड कर दिया ताकि दिखे ना। सही करने की बजाय मशीन को, चीज को, टूल को सही करने की बजाय आपने डिफेक्ट को छुपा दिया,
वो अप्रोच सही नहीं है। बिल्कुल टॉप पर चढ़कर काम नहीं होना चाहिए, सेकंड टॉप स्टेप तक ठीक है। 3 पॉइंट कांटेक्ट हमेशा होना चाहिए। देखो स्टेप लैडर के लिए जरूरी है हमेशा 3 पॉइंट कांटेक्ट, 2 हाथ 1 पैर या 2 पैर 1 हाथ हमेशा संपर्क बने रहना चाहिए। इसे कहते हैं 3 पॉइंट कांटेक्ट। 2 पैर 1 हाथ या 2 हाथ 1 पैर, 3 पॉइंट कांटेक्ट हमेशा स्टेप लैडर पर बने ही रहना चाहिए। सेफ्टी के लिए स्टेप लैडर पे काम करते समय ये चीज जरूरी है, 3 पॉइंट कांटेक्ट यू मस्ट मेंटेन। 3 पॉइंट कांटेक्ट ये मेंटेन होना चाहिए। अब देखें इसके बारे में, स्टेप लैडर के बारे में। स्टेप लैडर ए शेप का पोर्टेबल एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। स्टेप लैडर एक पोर्टेबल सेल्फ सपोर्टिंग, जैसा उसका शेप है स्टेबल शेप है, सेल्फ सपोर्टिंग ए शेप का लैडर होता है। स्टेप लैडर पोर्टेबल है, एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, सेल्फ सपोर्टिंग है और ए शेप का दिखता है। इसमें 2 फ्रंट साइड में रेल वो बने हैं जो स्टेप है, और 2 पीछे की तरफ, 4 स्टेप है टोटल। 2 फ्रंट पे और 2 पीछे की तरफ 4 पैर हैं, इसके 4 स्टेप हैं। 2 पैर आगे और 2 पैर पीछे, 4 पैर हैं, उनके बीच में स्टेप्स बने हैं। 4 पैर हैं, 2 फ्रंट पे 2 बैक साइड में, और उनके बीच में स्टेप्स बने हैं। तो जनरली देयर आर स्टेप्स माउंटेड फ्रंट साइड में और बैक साइड में। स्टेप्स जो बने हैं, पैर तो इसके 4 हैं, 1 2 3 4, पर जो स्टेप्स बने हैं फ्रंट साइड में और बैक साइड में, और दोनों को सेपरेट किया हुआ है। वर्कर्स जो लैडर यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह में, देखोगे जैसे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन, एक रिस्क हमेशा यहां बना रहता है गिरने का, कहीं इलेक्ट्रिक वायर से टच हो जाए। अब आयरन या स्टील का बना है और अगर ये इलेक्ट्रिक वायर से टच कर जाए, करंट का एक बड़ा खतरा। तो पेंटर है या कंस्ट्रक्शन वर्कर है या इंडस्ट्री फैक्ट्री में सामान ले जाने के लिए काम कर रहे हैं या सामान को कहीं अरेंज कर रहे हैं ऊपर, तो एक परमानेंट इंजरी हो सकती है। स्टेप लैडर के जो वर्कर हैं, करंट वगैरह का भी केस हो सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन। ये हैजार्ड को हमें एलिमिनेट करना होगा सही सेफ्टी प्रैक्टिस को यूज करते हुए। तो स्टेप लैडर से संबंधित जो हैजार्ड्स हैं उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं सही सेफ्टी प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके। सही सेफ्टी प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके इन हैजार्ड्स को हम कंट्रोल में रख सकते हैं, रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या क्या ध्यान दे सकते हैं? किन किन चीजों का हम ध्यान दे सकते हैं? वर्कर जब स्टेप लैडर पे काम करेगा, क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं और क्या क्या स्टेप हम ले सकते हैं उनको सेव करने के लिए। सेफ्टी प्लान क्या हो सकता है? एक कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट मतलब एक्सपर्ट, स्टेप लैडर को विजुलाइज करे काम शुरू होने से पहले, कोई विजिबल डिफेक्ट उसके अंदर अगर है या हिडन डिफेक्ट है उसका पता करे। एक्सपर्ट पर्सन स्टेप लैडर को विजुलाइज करे, इंस्पेक्शन करे, और किसी प्रकार का डिफेक्ट अगर उसमें है विजिबल या हिडन उसका पता लगाए, और सेफ्टी नॉर्म्स फिर डिसाइड हो क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए। अगर किसी तरह का स्ट्रक्चरल डैमेज है स्टेप लैडर में, या किसी प्रकार का बेंडिंग हो गई है, या कोई स्टेप टूटा हुआ है, इन सारी चीजों को देखना। तो विजिबल या हिडन किसी तरह के डिफेक्ट अगर स्टेप लैडर में है उनको विजुलाइज करना, इंस्पेक्ट करना, चेक करना। स्टेप लैडर इस्तेमाल होने से पहले स्ट्रक्चर में कोई डैमेज है, कोई रेलिंग मिसिंग है, या कोई स्टेप बेंड हो रखा है, या कोई उसका स्टेप टूटा हुआ है, ये कोई भी जो किसी प्रकार का डैमेज विजिबल या हिडन उसका पता करे। और सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं? किसी प्रकार का कोई लुब्रिकेंट, जैसे मान लो उस स्टेप लैडर को यूज करके फैन के अंदर ऑयलिंग किया और कुछ ऑयल सीढ़ी पे गिर गया, ऊपर फैन में ऑयलिंग करने के लिए स्टेप लैडर यूज किया, ऑयल डाला और कुछ ऑयल गिरा दिया स्टेप लैडर पे, तो फिर नेक्स्ट पर्सन जो यूज करेगा स्टेप लैडर को, वहां रिस्क हो गया। तो ग्रीजी, डर्ट या कोई ऑयल या कोई लुब्रिकेंट टाइप का सब्सटेंस इस स्टेप्स के ऊपर ना हो, स्टेप्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो आपके शूज वगैरह है, बूट्स या शूज, ये प्रॉपर होने चाहिए, स्लिपरी नहीं होने चाहिए। स्टेप पे जो पर्सन चल रहा है वो स्लिपरी टाइप का कोई चीज पहने हुए पैर में तो गिर सकता है। भाई स्टेप के ऊपर कोई चीज गिरी हो तो भी रिस्क,
स्टेप बिल्कुल सही हो पर चप्पल या जूता जो पहना है वो खराब है तो भी गिरने का रिस्क। पेंट या स्टिकर जहां पे सेफ्टी वार्निंग या इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उनको छुपाया ना हो, किसी प्रकार के डिफेक्ट को ना छुपाया गया हो। पेंट या स्टिकर के द्वारा इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, हाउ टू यूज या डिफेक्ट को ना छुपाया गया हो। सही स्टेप लैडर सही काम के लिए दिया जाए। जितना लोड कैरी करना है स्टेप लैडर उसके हिसाब से होना चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। यूज ए लैडर दैट कैन सस्टेन एटलीस्ट 4 टाइम लोड। जो स्टेप लैडर जितने लोड के लिए आप काम कर रहे हो उसकी कैपेसिटी 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए, इतना सेफ्टी मार्जिन। ये बात नहीं समझ आई, फिर सुनो। एक स्टेप लैडर मैं यूज कर रहा हूं जो 50 किलोग्राम तक के वर्क के लिए बनाई गई है, पर उसकी एक्चुअल कैपेसिटी 200 किलोग्राम तक की है। हम यूज 50 के अंदर अंदर कर रहे हैं, सेफ्टी मार्जिन अभी और है। मतलब जितनी लिमिट के लिए बनाई गई है उतनी लिमिट में थोड़ी यूज करोगे। तो जो लैडर जितने लोड के लिए बनाई गई है हम 1/4 पे ही काम कर रहे हैं, खाली इतना सेफ्टी रखे हुए हैं। अब 200 किलोग्राम के लिए बनाई है तो अब 180 थोड़ी यूज करोगे, रिस्क है वहां। तो जितने कैपेसिटी पे आप काम कर रहे हैं उसकी एक्चुअल क्षमता 4 टाइम ज्यादा होनी चाहिए। हम उतने पे यूज नहीं करेंगे पर सेफ्टी मार्जिन इतना रखे हैं। तो यूज ए लैडर दैट कैन सस्टेन एटलीस्ट 4 टाइम द मैक्सिमम इंटेंडेड लोड। टू डिटरमाइन द करेक्ट लैडर, सही लैडर को पहचानने के लिए आपका वेट, जितने टूल्स वगैरह आप यूज करेंगे, जो सामान लेकर जाएंगे, वो सारा लोड मिलाकर देखा जाएगा, टोटल वेट देखा जाएगा। लोड रेटिंग किसी भी स्थिति में एक्सीड नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में लोड रीडिंग एक्सीड ना हो। सारे टूल्स, मटेरियल, इक्विपमेंट को मिलाकर वेट देखा जाएगा। और एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, कंपनी या इंडस्ट्री फैक्ट्री के मालिक की जिम्मेदारी है कि वर्कर को ट्रेन करे कि वो स्टेप लैडर से जुड़े हुए हैजार्ड्स को पहचाने और कैसे सेफ्टी होनी चाहिए। टाइम टाइम पे ट्रेनिंग, स्टेप लैडर से जुड़े हुए हैजार्ड्स को पता करे और टाइम टाइम पे उसकी ट्रेनिंग भी हो, जिससे क्लियर है, सेफ्टी इंश्योर हो सके। स्टेप लैडर के क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं अभी मैंने बताया। स्टेप कोई टूटा हुआ हो, कोई पार्ट बेंड हो गया हो, कोई स्लिपरी सब्सटेंस पड़ा हो। स्प्रेडर जो लगे थे वो खुले होने चाहिए, दोनों स्टेप के बीच में जो स्प्रेडर लगा हुआ था स्टेप लैडर पूरी खुली होनी चाहिए। स्प्रेडर जो है वो डैमेज ना हो कि आप उस पर चढ़े और फिसल जाए, स्प्रेडर प्रॉपर लगा होना चाहिए। टॉप स्टेप पर नहीं खड़े होना, बिल्कुल टॉप पर नहीं खड़े होना है, सेकंड टॉप स्टेप से ऊपर नहीं जाना। स्टेप लैडर में किस हाइट तक जाकर काम कर सकते हैं? सेकंड टॉप स्टेप, सेकंड टॉप, टॉप पर भी नहीं, सेकंड टॉप, उस हाइट तक जाना है, उसके ऊपर नहीं। 3 पॉइंट कांटेक्ट हमेशा बने रहना चाहिए, 2 हाथ 1 पैर या 2 पैर 1 हाथ हमेशा संपर्क में रहना चाहिए आपके बैलेंस को बनाए रखने के लिए। जितना रेटेड लोड है, जितने के लिए स्टेप लैडर बनी है, जितने लोड के लिए, उससे ऊपर लोडिंग करेंगे तो भी रिस्क। हाई ट्रैफिक लोकेशन में लैडर को यूज करना, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह जा रही है जहां पर, वहां पर यूज करना। और रीचिंग आउटसाइड लैडर साइड रेल और स्टेप लैडर के बीच में खड़े होकर काम करना, सेंटर पर, किनारे की तरफ नहीं। स्टेप लैडर के स्टेप जो बने हैं उन पे खड़े कहां होना है? सेंटर पर। हमेशा 3 पॉइंट कांटेक्ट रखना है और सेंटर की तरफ रहना है, बिल्कुल किनारे की तरफ नहीं जाना। प्रिवेंशन प्लान क्या होगा? ये रिस्क हैं तो प्रिवेंशन क्या होगा? जो भी स्टेप लैडर के इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, जो लेबल उसके ऊपर लगे हैं, मैन्युफैक्चरर ने लगाए हैं, उनको ध्यान से पढ़ना। स्टेप लैडर के लिए जो मैनुअल दिया है या उस पे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, लेबल लगे हैं, उनको ध्यान से पढ़ना। डूज एंड डोंट्स लिखा रहता है उस पर। ओवरहेड पावर केबल को ध्यान देना, जहां स्टेप लैडर आप यूज कर रहे हैं ऊपर पावर केबल ना जा रही हो। 3 पॉइंट कांटेक्ट हमेशा स्टेप लैडर से बने रहना चाहिए, चढ़ते या उतरते समय दोनों, चढ़ते समय भी उतरते समय भी। लैडर के सेंटर में खड़े होकर काम करना है, किनारे की तरफ नहीं जाना। और सीढ़ी से उल्टा मुंह करके नहीं उतरना है, सीढ़ी को फेस करते हुए, लैडर को फेस करते हुए उतरना है। अपोजिट साइड देखते ही कि स्टेप्स इधर हैं, देख रहे हैं उल्टा। और जहां ट्रैफिक एरिया है बैरिकेडिंग लगाकर तब यूज करना।
बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना है इंडस्ट्री फैक्ट्री में, तो जहां काम हो रहा है आसपास एरिया खाली होना चाहिए। पता लगा आप कोई टूल पकड़ के हाइट पे कुछ काम कर रहे थे, वही छूट गया और नीचे कोई क्रॉस कर रहा था, वो रिस्क तो यहाँ भी है। स्टेप लैडर की हाइट पे आप कोई 10 फीट 20 फीट पे काम कर रहे हो और कोई टूल छूटा और नीचे कोई दिक्कत, तो काफी पॉइंट तो कॉमन है जो आपने एमईडब्ल्यूपी में पढ़े, यहां भी देख रहे हैं। स्लिपरी मटेरियल नहीं होना चाहिए, हमने बताया। ओनली पुट लैडर ऑन ए स्टेबल, और बराबर जमीन पर रखी होनी चाहिए। जो ग्राउंड जिस पर लैडर रखी है स्टेबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उस पर लैडर रखा हो। स्टेबल प्लेटफॉर्म पर लैडर रखी हो, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, और बराबर जगह हो। इसके बाद आता है क्रेन। क्रेन का पॉइंट हम बाद में देखेंगे, पहले अब हम क्वेश्चन देखें। जो मैंने समझाया क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह का आता है भाई, अगला पॉइंट यही तो आएगा सर क्वेश्चन क्या बनता है। पढ़ तो लिया हमने, रुको एक मिनट। ईएस का 19 का क्वेश्चन है ये, इंजीनियरिंग सर्विसेज का 19 का क्वेश्चन, कि भाई कैसे पता लगेगा जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक काम के हैं कि नहीं। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम पेपर भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आया है इस पे। भाई कई लोग पढ़ा रहे होंगे ना ऑनलाइन ऑफलाइन, तो कैसे मालूम चलेगा टॉपिक क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो साथ साथ ये क्लियर होना चाहिए भाई क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, यहाँ मोबाइल इक्विपमेंट इसने वर्ड यूज किया है, यूपीएससी का पेपर है, ईएस का 19 का पेपर है, जबकि ये वर्ड होना चाहिए था एलिवेटिंग वर्ड। इसके लिए सही वर्ड एलिवेटिंग यूज होता है। यूपीएससी ने इक्विपमेंट वर्ड लिखा था, पर एमईडब्ल्यूपी की बात हो रही है। फुल फॉर्म वैसे मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म होता है, पर इक्विपमेंट लिख दिया तो भी कोई बात नहीं। पूछा इसके बारे में है। दोनों में से क्या क्या स्टेटमेंट सही होंगे, मैं इसमें कोई आंसर नहीं बता रहा हूं, आप बताइए क्या होगा। आराम से सोच के आंसर करिए, कोई जल्दी नहीं भाई, तभी तो पता चलेगा टॉपिक समझ आया कि नहीं। 1 2 बोथ नन क्या होना चाहिए। और भाई जो भी आरोहण की क्लासेस चल रही हैं, क्वालिटी को लेकर किसी को 1% भी डाउट हो तो बिल्कुल सीधा सीधा मेरे से कहिए। किसी को कहीं भी एक भी कमी लग रही है, कोई एथिक्स पढ़ रहा होगा, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहा होगा, कोई एनवायरमेंट पढ़ रहा होगा, कोई मेंटेनेंस थर्मो कर रहा है, कोई सेफ्टी पढ़ रहा है, जो कोई भी एरिया जो पढ़ रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम क्वालिटी को लेकर हो तो सीधे मेरे से कहिए कि ये जो बात है कि भाई अगर फीस कम है तो क्वालिटी कंप्रोमाइज होगा, ये कभी नहीं हो सकता आरोहण पर। फीस सबसे कम, क्वालिटी सबसे ऊपर, यही मिशन है। सबसे कम फीस और सबसे बेहतर क्वालिटी, इसी मिथ को तोड़ना है कि ज्यादा पैसा देने से ज्यादा पढ़ाया जाता है, गलत। सबसे कम फीस और सबसे अच्छी क्वालिटी जाए, होल सोल मिशन यही है। कोई भी बैच चल रहा हो, किसी को कोई शिकायत हो सीधा मेरे से सामने फेस टू फेस सीधे बोले, कोई हेजिटेट नहीं करना। ये मत सोचिएगा सर बुरा मानेंगे क्या मानेंगे, जो आपका अनुभव हो सीधे कहिए। मेरे एंड से जो हो सकता है मैं दिन रात इसी काम में लगाऊंगा, अच्छी से अच्छी चीज जाए। बताओ भाई, मोबाइल एलिवेटिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म, आंसर तो बताओ। सी। और बाकी लोग, कुछ लोगों ने कहा वो ठीक है। टायर्स जो हैं एमईडब्ल्यूपी के, वो प्रॉपरली उसमें प्रॉपर एयर, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता ना। सेफ्टी का क्वेश्चन आसानी बनता है, जनरल क्वेश्चन है। टायर जो होगा प्रॉपरली इन्फ्लेट, जितनी हवा होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, इसको तो कोई नहीं मना कर सकता। इन्होंने खेल क्या खेला, SWL शॉर्ट में लिख दिया, फुल फॉर्म नहीं लिखा। अपने आप समझते रहो, SWL जबकि पूरा लिखना चाहिए था, एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, पूरा वर्ड होना चाहिए। तो SWL मार्क्ड होना चाहिए प्लेटफॉर्म पर कि कितना कैरी कर सकता है। SWL का मतलब ही हमने बताया, सेफ वर्क लोड, सेफ वर्किंग लोड कितना हो सकता है उस मशीन पर, ये मेंशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बोथ 1 और 2, सेफ वर्किंग लोड कितना होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, दोनों बातें सही है। और एक सवाल देखें, ये बता दो भाई, अब घबराना नहीं कि मल्टीपल स्टेटमेंट है कुछ नहीं। स्टेप लैडर के बारे में सवाल पूछा है, मल्टीपल स्टेटमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है। पहले तो कुछ पता हो ना पता हो, जरा सेकंड स्टेटमेंट देखो, स्टेप लैडर के बारे में क्या बात सही है, करेक्ट वाला बताना है।
देखो फुली ओपन पोजीशन में पूरी तरह से स्टेप लैडर खुला होना चाहिए, स्प्रेडर वगैरह प्रॉपर्ली फैलाए गए हों, ओपन होनी चाहिए, इसको तो कोई नहीं काट सकता, तो 2 तो होना ही होना है। जब 2 होना है तो ये तो नहीं हो सकता। अब बाकी दिमाग लगाएं। यूज्ड ऑन स्टेप लैडर का इस्तेमाल होता है यूज्ड ऑन वर्किंग प्लेटफॉर्म टू गेन हाइट अबो द प्रोटेक्टेड एज। जितनी हाइट के लिए वो बनी है, जबरदस्ती आप बिल्कुल ऊपर चढ़ के और हाइट गेन करना चाह रहे हो। क्या कभी भी किसी भी स्थिति में प्रोटेक्टेड एज के ऊपर जाना, उसके ऊपर हाइट गेन करना एडवाइजेबल है? प्रोटेक्टेड एज के अबो हाइट गेन करना स्टेप लैडर का इस्तेमाल करके, प्रोटेक्टेड वर्ड लिख दिया, उसके ऊपर जाना कहीं से भी सेफ हो सकता है? प्रोटेक्टेड एज के ऊपर जाकर हाइट गेन कर रहे हैं, ऊपर हाइट पे काम कर रहे हैं, जबरदस्ती हाथ बढ़ा बढ़ा के पहुंच रहे पंखे तक, ये एडवाइजेबल है? कभी भी नहीं। प्रोटेक्टेड एज के ऊपर जाना लिख ही रहा है वो, प्रोटेक्टेड एज के अबो जा रहे हो तो गलत कर रहे हो ना, सेफ्टी वायलेट कर रहे हो आप, तो 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो ये भी गया, ये भी गया। शुड बी ऑफ ए लेंथ, स्टेप लैडर को जो हमें यूज करना है, किस लेंथ तक यूज करना है? पर्सन का पैर सेकंड टॉप स्टेप से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही, शुरू से बोल रहा हूं मैं, स्टेयर के बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंचना है, स्टेप लैडर के बिल्कुल टॉप पर नहीं पहुंचना है, सेकंड टॉप स्टेप जो है वहीं तक जाना है, उसके ऊपर नहीं। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों सही है। ठीक, एक क्वेश्चन देखो क्रेन के ऊपर भी आया था, अगला टॉपिक हमने क्रेन लिया है, नेक्स्ट टॉपिक क्रेन के ऊपर। क्रेन अभी आपने पढ़ा नहीं, पर ये 2 टॉपिक पढ़ने से आप आंसर बता लोगे। ये है, क्रेन सोफिस्टिकेटेड मशीन होती हैं जिनको डिजाइन किया जाता है लिफ्टिंग के लिए, चीजों के उठाने के लिए, वजन को उठाने के लिए। मोबाइल क्रेन सोफिस्टिकेटेड मशीन होती हैं जिनको डिजाइन किया जाता है वजन को उठाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, लिफ्टिंग एफिशिएंटली। मोबाइल क्रेन एक वर्सेटाइल चीज है और रिलायबल चीज है वजन को उठाने के लिए। मोबाइल क्रेन वर्सेटाइल है, बहुत जगह अलग अलग तरह की क्रेन इस्तेमाल की जाती हैं, वर्सेटाइल है। इतना सेंसिटिव बोर्ड है कि मक्खी के बैठने से स्क्रीन चेंज हो गई। मोबाइल क्रेन वर्सेटाइल चीज है और रिलायबल है वजन को उठाने के लिए, बिल्कुल है भाई, ये भी सही है। कंस्ट्रक्शन में अलग तरह की क्रेन इस्तेमाल होती है, आप ओशियन वगैरह में देखोगे अलग तरह की क्रेन होती है। गाड़ियों को टो करने के लिए ट्रक के पीछे क्रेन लगाया रहता है, गाड़ियां खींच के ले जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार, बहुत तरह की क्रेन है, वर्सेटाइल, बहुत तरह की क्रेन, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की क्रेन हम इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन में अलग तरीके की, हेलीकॉप्टर के द्वारा अलग तरीके की क्रेन इस्तेमाल होती है, जब एरियल रास्ते, हवा के रास्ते से किसी को ले जाना हो, वेट ले जाना हो, हेलीकॉप्टर वाली क्रेन भी होती है। तो दोनों सवाल सही हैं, दोनों पॉइंट सही हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक सवाल ये बताओ जरा, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, कौन सी टर्म है, इसमें से कौन सी टर्म है जहां एक सिंगल पर्सन के पास ये अथॉरिटी है, वो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री, डिसलोकेशन और सेल्स को भी, उस पर भी उसकी कंट्रोल है। इतनी चीजें वो टैकल कर रहा है। एक सिंगल पर्सन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन का शेड्यूल, इन्वेंट्री, डिसलोकेशन और फाइनली सेल्स तक में भी इन्वॉल्व है, उसके पास ये अथॉरिटी है। कीवर्ड जानते हो क्या है? 2 चीजों में फंसोगे, सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लगाऊं कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट लगाऊं। अगर लास्ट वाले वर्ड पे ध्यान दोगे सेल्स, तब आंसर कर पाओगे, बाकी तो कॉमन लगेगा देखने में, सर फंस गया मैं, प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट। सेल्स वर्ड पे ध्यान दोगे तब आंसर समझ आएगा। सेल्स पे जब ध्यान देंगे, सेल्स पे ध्यान देना प्रोडक्ट का मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सेल्स पे फोकस नहीं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सेल्स पे फोकस भी आएगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सेल्स फोकस भी आएगा। तो ऐसे अभी सिंगल लाइनर क्वेश्चन ही है, ईएस का 19 का क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन बस ध्यान देना है, हड़बड़ी में टिक नहीं करना, एक एक वर्ड कीवर्ड पकड़ में आ जाएगा, क्वेश्चन बनेंगे। और ईएस में तो क्वेश्चन फिर भी टफ आ जाते हैं कई बार, जैसे 24 का पेपर बहुत खराब पूछा था, करंट अफेयर एनवायरमेंट छोड़ के बाकी टॉपिक बड़े गंदे पूछे थे ईएस में, तो 40 नंबर भी लाना मुश्किल था लोगों को। अब जैसे एथिक्स में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, ये क्वेश्चन देखो ईएस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया, और एथिक्स अगर कोई पढ़ रहा है, किसी ने पूरा किया होगा, ये पढ़ाया है मैंने एथिक्स में, सीधा सीधा क्वेश्चन है, 19 का ईएस का पेपर है ये भी। बोलो भाई, 24 वाले पेपर में ना मैथमेटिक्स बहुत गंदा आ गया था, बहुत लेंथी क्वेश्चन आ गए थे मैथ्स में, इसलिए स्कोर करना मुश्किल था। और जीएस में भी क्वेश्चन बड़े ऊटपटांग पूछे थे, बनाने वाले को ही नहीं पता क्या पूछ रहा है। बाकी तो पेपर ठीक था, ये वाला ठीक था, 19, 17 ये ठीक थे, मतलब 17 से 24 तक में 2 ही बार पेपर गड़बड़ हुआ है, बाकी सही पैटर्न पर आया है। इंफॉर्मेशन बिजनेस में यूज होती है, आम जनता को जनरली नहीं पता होनी चाहिए, और कंपनी पूरा प्रयास करती है कि ये बात बाहर ना आ पाए, कॉन्फिडेंशियल रखें। जैसे एक कंपनी है, मान लो एक रेस्टोरेंट है, बुखारा रेस्टोरेंट, ठीक, वो दाल मखनी बनाते हैं और उनकी दाल मखनी वर्ल्ड फेमस। अब दाल मखनी तो बहुत जगह बन रही है, 50 जगह दाल मखनी बन रही है, वो दाल मखनी में वो कोई अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, क्या वो चाहेंगे वो इंग्रेडिएंट और लोगों को पता लग जाए? या कोई कंपनी जिसका बड़ा कोई अच्छा प्रोडक्ट है, क्या वो चाहेगी उनका फार्मूला कोई और जान जाए? फिर तो कॉपी हो जाएगी, कोई भी बनाने लग जाएगा उस चीज को और उनका पूरा बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। ऐसी चीजें जो कंपनी पूरी कोशिश करती है कॉन्फिडेंशियल रहे, आम लोगों तक ये बात ना जाए, या कंप्यूटर ना जान जाए, कंप्यूटर जान गया तो बिजनेस बर्बाद कर देगा, ऐसी चीजों को कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट, ऐसा कोई फार्मूला या कोई ऐसा डिजाइन या कोई ऐसा आपका कोई रेसिपी, ट्रेड सीक्रेट में आते हैं सब, आईपीआर का ही पार्ट है, एथिक्स में ही पढ़ाया मैंने, ट्रेड सीक्रेट एथिक्स में ही पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सिंगल लाइनर मैं बार बार समझा रहा हूं, जो यूट्यूब पे आपसे कह रहा है कि ईएस के लेवल का मत पढ़ने लग जाना, अरे भाई इसमें ईएस के लेवल का क्या है, डेफिनेशन पूछा है, तो इस लेवल पे नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या बनाएगा? सिर्फ ईएस का टैग लगने से क्वेश्चन टफ थोड़ी हो जाता है, हर क्वेश्चन टफ नहीं आता, हो सकता है यहां से कॉपी भी कर ले जब सिलेबस यहां से उठाया है, इस क्वेश्चन में क्या टाइप वो टफ है बताओ मुझे, सीधा सा क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन वहां क्यों नहीं पूछ सकता? सिलेबस में लिखा है, और जो पुराने पेपर 17 से 24 तक के जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो तो क्यों नहीं बन सकते? और वो प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे हैं, आपके यूपीएससी के हैं, ऑथेंटिक भी हैं, स्टैंडर्ड है ना क्वेश्चन का, कुछ भी नहीं पूछा हुआ है, जेन्युइन क्वेश्चन है। तो रिलायबिलिटी की बात अगर की जाए तो रिलायबल तो है ना। जैसे ये क्वेश्चन आया, प्रोफेशनल जो उल्लंघन कर दे ड्यूटी ऑफ केयर का, प्रोफेशनल की जिम्मेदारी क्या होती है? पब्लिक के लिए भी तो होती है, कोई इंजीनियर है तो उसकी एक जिम्मेदारी जनता के लिए भी है कि कोई गाड़ी का डिजाइन, कोई हाईवे का डिजाइन जो भी वो बना रहा है, सबसे पहली प्रायोरिटी पब्लिक सेफ्टी होनी चाहिए। एथिक्स में हमने पढ़ाया हुआ है, कोई भी इंजीनियर हो, कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, लॉयर, कोई, सबसे पहली प्रायोरिटी पब्लिक सेफ्टी होनी चाहिए, उससे ऊपर एथिक्स में किसी को नहीं रखा गया है, सबसे ऊपर पब्लिक सेफ्टी को रखा गया है। तो सेफ्टी हम पढ़ रहे हैं, और पब्लिक सेफ्टी एथिकली या मोरली भी सबसे ऊपर होनी चाहिए। एथिक्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जो आप लोग पढ़ते हैं एथिक्स, हम लोग जो बात करते हैं, एथिक्स प्रोफेशन से जुड़ी हुई एक चीज है, एथिक्स प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज है, मोरल ये आपका इंडिविजुअलिस्टिक है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, एथिक्स और मोरल का डिफरेंस पढ़ाया है मैंने। बोलचाल की भाषा में लोग एथिक्स और मोरल को सिनोनिम की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, कि कहते हैं कि सर रोड पे मैं गया और कुछ बच्चे भूखे थे और मैंने उनको खाना खिला दिया 20 बच्चों को, तो बहुत मोरल काम किया, मोरली सही काम किया। और कोई कहता है कि एथिकली भी आपने सही काम किया। बोलचाल में हम लोग सिनोनिम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये मानते हुए कि जैसे दोनों का मीनिंग एक ही है। लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि अगर दो वर्ड का 100% सेम मीनिंग होता तो दो वर्ड बनाते ही क्यों बेटा? अगर दो वर्ड का 100% मीनिंग सेम होता तो दो वर्ड क्यों बनाए जाते?
लैंग्वेज तो इस प्रिंसिपल पर काम करती है, मिनिमम वर्ड हो और ज्यादा से ज्यादा बात कह जाए, मिनिमम वर्ड हो और ज्यादा से ज्यादा बात कह जाए। तो इसका मतलब जितने भी वर्ड बने हुए हैं 100% सिनोनिम नहीं होते, कोई 70% मैच करता है एक दूसरे से, कोई 60%, कोई 80%। जैसे आप कहें कि मुझे भगवान में फेथ है, मुझे भगवान में बिलीफ है, हिंदी में कहें मुझे आस्था है, मुझे विश्वास है, दोनों वर्ड लग रहा है ठीक चल रहे हैं सर, सिनोनिम की तरह यूज हो रहा है। अब मैं कहूं मुझे बिलीफ है कल बारिश होगी और मुझे फेथ है कल बारिश होगी, हिंदी में कहूं तो मुझे विश्वास है कल बारिश होगी और मुझे आस्था है कल बारिश होगी। आप कहेंगे सर आस्था वर्ड सही नहीं लग रहा है, यहां पर बिलीव सही लग रहा है, मतलब विश्वास है बारिश होगी ठीक लग रहा है और आस्था है बारिश होगी गलत लग रहा है। वही वर्ड मैंने यूज किया, भगवान में आस्था है विश्वास है ठीक लग रही है बात, सिनोनिम की तरह यूज हो गया। पर कल बारिश होगी इस पे विश्वास है आस्था, ये आपको अटपटा लग रहा है सुनने में। इसका मतलब लैंग्वेज जिस कंसेप्ट पे काम करती है, कोई भी दो वर्ड 100% हर सिचुएशन में सेम मीनिंग नहीं होते, वो हम 70-80% मैच करते हुए यूज कर लेते हैं। पॉइंट समझ आया? तो अब मैं ये कह रहा हूं यहां पर तो इसी तरह से एथिक्स और मोरल बोलचाल की भाषा में कई बार लोग एक साथ यूज कर लेते हैं, पर दोनों के मतलब अलग अलग हैं, हर जगह यूज नहीं होते। एथिक्स को डेफिनेशन के लिए कहें, प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज एथिक्स है, इंजीनियरिंग एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, लॉ एथिक्स, प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज एथिक्स है। और पर्सन के इंडिविजुअल नेचर से जुड़ी हुई चीज मोरल है। आप इंजीनियरिंग मोरल नहीं बोलते हो, आप लॉ मेडिकल मोरल नहीं बोलते हो, इंजीनियरिंग एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, लॉ एथिक्स, प्रोफेशन के साथ वर्ड एथिक्स जाएगा। आपके इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन लेवल पे वर्ड जाएगा मोरल। मोरल गवर्न होता है आपके कंसाइंस से, अंतरात्मा से, जो हर व्यक्ति की अलग अलग है। तो ये एक सब्जेक्टिव बात है। सब्जेक्टिव का मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करना। मोरल आपकी अंतरात्मा से डिसाइड होता है, जो कि सबका अलग अलग अंतरात्मा है। कोई चीज मेरे लिए गलत है, आपके लिए सही है, और ये एक सब्जेक्टिव मुद्दा है। कोई चीज मेरे लिए मोरल हो सकती है कि सर आपने बच्चों को खाना खिलाया गलत कर दिया, ये कल फिर आपके पीछे पड़ेंगे, ये बेवकूफ बनाएंगे, या आपने पैसे दे दिए गलत कर दिया, ये नशा करेंगे, हर तरह के लोग हैं। तो मोरल एक सब्जेक्टिव बात है। सब्जेक्टिव का मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है, मेरा अलग मोरल दूसरे के लिए अलग हो सकती है बात। एथिक्स प्रोफेशन से जुड़ी हुई बात, ये उस प्रोफेशन के सभी लोगों के लिए एक जैसे रूल रेगुलेशन बने हैं जो उनसे रिलेटेड सोसाइटीज ने बनाए हैं। मेडिकल सोसाइटीज ने मेडिकल नॉर्म्स बना दिए कि मेडिकल के लोग, डॉक्टरों को ये नियम फॉलो करने चाहिए। लॉ जो है, लॉ वाले लोगों की सोसाइटी ने मिलके वकीलों के लिए रूल रेगुलेशन बना दिए। और इंजीनियरिंग जो सोसाइटीज हैं, उन्होंने इंजीनियर्स के लिए रूल बना दिए कि हमारे प्रोफेशन के लोगों के लिए ये होने चाहिए कोड ऑफ एथिक्स। हमारे प्रोफेशन के लोगों के लिए ये कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए, उनको ये फॉलो करने चाहिए। तो एथिक्स प्रोफेशन से जुड़ी हुई बात है। और ये सोसाइटीज, इन प्रोफेशन की जो सोसाइटीज हैं, एक्सपर्ट्स का ग्रुप है, उन्होंने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं उनको। समझ आया? एथिक्स में सब पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा मैंने समराइज कर दिया, समरी रिवीजन की तरह बता दिया। अब मेरा सवाल है, प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए पब्लिक सेफ्टी। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है कि ड्यूटी ऑफ केयर का उल्लंघन हो रहा है, वो कोई हाईवे या कार डिजाइन या बिल्डिंग ऐसा कुछ बना दे रहा है, ड्यूटी ऑफ केयर मतलब जो उसके प्रोफेशन की जिम्मेदारी है, लोगों की सुरक्षा, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, जिसके कारण इंजुरी हो सकती है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। इस प्रकार की लायबिलिटी प्रोफेशन में कैसी लायबिलिटी मानी जाती है, इसे क्या कहा जाता है? कोई प्रोफेशनल अपने नेग्लिजेंस के कारण कुछ ऐसा उल्लंघन कर दे रहा है जिससे लोगों को आगे जाके कोई रिस्क हो सकता है, उनकी सेफ्टी को ध्यान नहीं दे रहा। ये सेफ्टी से भी जुड़ा मामला है, एथिक्स से भी जुड़ा मामला है। इसे एथिक्स की भाषा में कहते हैं प्रोफेशनल माल प्रैक्टिस। एथिक्स की दुनिया में इसको प्रोफेशनल माल प्रैक्टिस कहते हैं, स्पेसिफिक टर्म है इसके लिए। प्रोफेशनल माल प्रैक्टिस स्पेसिफिक वर्ड इसी चीज के लिए बना है। क्या समझ पाए? ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं। अच्छा ये बताओ, पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, आज हमने 2 टॉपिक और कर लिए हैं। तो एथिक्स का पहला दूसरा ये सब लेक्चर समझ में आ रहे हैं सभी को? यहां तक का पहले मुझे बताइए, एथिक्स मतलब इसमें सेफ्टी में 2 क्लास हमें लगभग और लगेगी।
क्या अभी तक जितना ये पढ़ाया सेफ्टी का पार्ट मेन टॉपिक डील किए हैं, ठीक से समझ आया है पूरी तरीके से? 1% भी कहीं किसी को कमी लग रही तो मुझे बताए, कुछ रिपीट करना है तो भी बताए। पहली क्लास से अभी तक जितना डिस्कस हुआ है कहीं कोई प्रॉब्लम? हिमांशु कह रहा है हाँ सर। कोई दिक्कत है हिमांशु? कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताएं। हिमांशु, दीपक, जो यस लिख रहे हैं वो यस का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। प्रॉब्लम है तो पूछें। एथिक्स का क्वेश्चन है पर सेफ्टी की बात भी हो रही है, तो सेफ्टी एथिक्स से जुड़ा मामला भी तो है। कोई कंपनी का मालिक सेफ्टी को ध्यान नहीं दे रहा तो एथिकली जो प्रोफेशन संबंधित बात, अगर कोई इंजीनियर है सेफ्टी वायलेट कर रहा है, दोनों आप दूसरे में कनेक्टेड चीजें हैं। ये एथिक्स और सेफ्टी मिला के क्वेश्चन बन गया। सब कुछ समझ आ जा रहा है? अरे गुड। इतनी कम फीस में सब कुछ समझ कैसे आ गया? कुछ लोग तो कह रहे थे सस्ती एजुकेशन में क्वालिटी नहीं आ पाती है। फीस कम थी ना, तो कुछ लोग तो कह रहे थे, कुछ बड़े लोग, कि सस्ती एजुकेशन में क्वालिटी कई बार नहीं मिल पा रही है। चिंता ना करो, जितना आरोहण पे पढ़ोगे 50% भी कोई नहीं कराने वाला, वो सब चिंता छोड़ो। और जिसने कहा था ना वो सस्ती वाली बात, इन्वायरमेंट के लेक्चर भेज दो और सिविल सर्विसेज का पेपर पकड़ा देना। वो इन्वायरमेंट मैंने यूट्यूब पे फ्री डाल रखा है, और सिविल सर्विसेज के पहले डाला हुआ है, उसको जो मर्जी पेपर पकड़ा देना, सिविल सर्विसेज का भी, और वो लेक्चर दिखाना कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। जो इन्वायरमेंट लोग भटकते रहते हैं, यहाँ वहां परेशान रहते हैं, वही इन्वायरमेंट और वही क्वेश्चन दिखा देना कितने क्वेश्चन फंसे हैं। और उतना इन्वायरमेंट बोल दो पढ़ लें, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक। और ये भी कैसे हो जाएगा कि जब मैं बड़ी जगह पढ़ाता था, काफी बड़ी जगह, तब मैं बहुत अच्छा टीचर था, अब कम फीस में उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूं तो क्वालिटी कैसे वो हो जाएगी? क्वालिटी तो और बढ़ेगी ना भाई। जब उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाता था, 9 साल एक जगह, 4 साल एक जगह, तब तब क्लास में लाइन लगती थी, प्लास्टिक कुर्सी बाहर तक लगानी पड़ती थी, रूम में बच्चे नहीं आ पाते थे, तब उतनी हाई फीस थी तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता था। अब कम फीस में उससे ज्यादा पढ़ा रहे हैं तो कैसे कम हो जाएगा? तो उसकी चिंता ना करो, कंटेंट वंटेंट सब बढ़िया से बढ़िया जाएगा, क्वेश्चन भी कराएंगे इसमें। अरे काफी है, पूरा जितना कराया बहुत है उतना। जो तुम्हारा फायर सेफ्टी पे क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है सोडा लाइम एक्सटिंग्विशर के ऊपर, बेकिंग सोडा वाला क्वेश्चन बनता है। फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से हैं, और अगला सवाल बनता है किस टाइप की फायर किस कैटेगरी में आती है, ABCD कौन सी फायर किस कैटेगरी में आएगी, सवाल आता है उसमें। और जो स्टैंडर्ड मैंने बताए थे, 2 स्टैंडर्ड भी फायर सेफ्टी के लिखवाए थे मैंने आपको, काफी है उतना। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। अरे संजीव, मैं इग्नोर ही करता हूँ ये सब बातें, क्लास के लास्ट में 1-2 मिनट तो बात हो सकती है, कुछ माइंड को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं इन चीजों को। दिन भर तो काम करते रहते हैं, माइंड को रिलैक्स करने के लिए यूज करता हूँ मैं। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। तुम लोग भी दिन भर पढ़ते रहते हो, माइंड तो थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है क्लास, गुड नाइट। कल इसके आगे कहानी देखेंगे, क्रेन वाला टॉपिक कल पढ़ाऊंगा। थैंक यू।